Okay, good morning everyone. अरे गुड मॉर्निंग. चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सीए इंटर की ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस की इस बैच में. और आज से शुरू करेंगे हम हमारे ऑडिट का ये सब्जेक्ट जो अपने आप में एग्रीगेट लाने से आपको रोकता है ना. Anyways, so not one of the most scoring subjects, but yes, despite the fact it is a theoretical subject, it's very interesting. और ultimately आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो आप एक्सपर्ट दो ही चीज़ों के कहलाओगे, अकाउंट्स और ऑडिट. यानी आपकी एक्सपर्टीज आधी तो मेरे हाथ में है ऑडिट के पेपर में. प्लस ये एक ऐसा पेपर है जो हमेशा से ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स एवरी टाइम वेन एवर दी सी इंस्टीट्यूट हैड इनकॉर्पोरेट दीज पेपर्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये हमेशा अपने आप में एक 100 मार्क का इंडिपेंडेंट पेपर रहा है. आप बाकी सारे पेपर्स में देखेंगे अकाउंट्स और ऑडिट के अलावा तो मिलावट होती रहती है. पहले कभी वो कॉस्ट और एफएम को मिला के एक कर देते थे, फिर अलग कर दिया. टैक्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक कर देते हैं, एसएम ईआईएस एक कर देते हैं. बट आप देखेंगे हमेशा अकाउंट्स और ऑडिट इंडिपेंडेंट पेपर रहते हैं, बिकॉज दिस इज द कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंट. ठीक है, आज दोस्त अपन अपनी बैच शुरू करेंगे और आई एम श्योर कि आपको बैच के पहले दिन ही मन में सवाल होंगे, जैसे कि बैच खत्म कब होगी, कितने दिन चलेगी, करने के बाद कितने पक्के हो जाएंगे हमारे मार्क्स, क्या उम्मीद रख सकते हैं हम. वील टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स, अपन ये सारी बातचीत करेंगे. बट बिफोर दैट आई जस्ट गिव यू बेसिक जनरल आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो आज का हमारा डिस्कशन का बेसिक मोटो होगा दो चीज़ें. थोड़ा सा अपन समझे ऑडिट एग्जैक्टली होता क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद अपना बैच का ओवरव्यू, पेपर का ओवरव्यू, कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमारी प्रिपरेशन कैसे होगी, क्लास में हम कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले हमें कैसे पढ़ना है, लास्ट डे में हमारी पढ़ाई कैसे होगी, किताबें हमें क्या मिलेंगी, क्या ऑनलाइन सपोर्ट हमें मिलेगा, अमेंडमेंट्स चेंजेस वगैरह ये सब हमें कैसे अपडेट्स मिलेंगे. ठीक है, चलो छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे दूं आपको. सीए सार्थक जैन, नाम सुन के ही आए हैं आप कह यहाँ पे. एंड आई एक्चुअली मेरे इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं. आई डिड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी वे बैक इन 2003, और ये शुरुआत सब ऐसी हुई कि 12वीं में कुछ ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे. तो इन 12th आई गॉट ऑल इंडिया नेशनल मेरिट. तो अपने को और अपने से ज़्यादा घर वालों को लगने लगा कि यार ये सीए कर लेगा. तो उस समय ज़्यादा ऐसे ऑप्शन भी नहीं होते थे पढ़ने वालों को, कॉमर्स में पढ़ने वाले आते नहीं थे, और आते थे तो सीए में डाल दिए जाते थे. तो आई वॉज ऑल्सो पुश्ड इन टू सीए. और जीवन में मैंने बोला यार सीए करेंगे तो जीवन तो ख़त्म ही हो जाएगा, एटलीस्ट वो यूथ जवानी जो भी कह लें आप. तो फिर आई ऑल्सो डिड बीबीए फ्रॉम अ कॉलेज कॉल्ड प्रेस्टीज इन इंदौर. कभी सुना हो आप लोगों ने? कितने लोग इंदौर से हैं? ओके, तो प्रेस्टीज से मैंने बीबीए किया, जहाँ पे जीवन के कुछ हसीन लम्हे जिए हमने. एंड आई डिड माई सीए और आई कुड क्लियर ऑल माई एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता भी नहीं था, सीए 3-4% रिजल्ट आया करते थे, तो उसमें अपन भी पास हो गए. आई क्लियर माई फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. और सीए फाइनल में मेरी कुछ ऑल इंडिया 46th रैंक थी. और एमपी में उस समय मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे. थोड़े बहुत अवार्ड्स मिल गए अपने को, थोड़ा अपने को भी लगने लगा कुछ कर लिया अपन ने. और फिर आई गॉट अ जॉब इन अ कंपनी कॉल्ड आईटीसी. सुना होगा आईटीसी के बारे में आप लोगों ने. पीपल हु स्मोक वुड हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट इट. कितने लोग स्मोक करते हैं? कितने करते हैं और बता नहीं रहे? ओह, एनीवेज, तो खैर हम सर स्मोक नहीं, हम तो क्लासमेट यूज करते हैं, वो भी आईटीसी का प्रोडक्ट है ना. तो आई वर्कड इन आईटीसी फॉर ऑलमोस्ट 3 years. एंड मैं उनके इंटरनल ऑडिट और कॉर्पोरेट अकाउंट्स डिवीजन में काम किया मैंने. वहीं से मैंने थोड़ा बहुत ऑडिट का प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोजर देखा, सीखा. एंड कहीं कहीं मैं क्लासेस में जहाँ होती है कोशिश, आई यूज़ दैट अप्रोच सो दैट अपन अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट को रियल लाइफ से रिलेट करके और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ा सके. 3 साल वहाँ जॉब करने के बाद फिर इंदौरी व्यक्ति के पोहे जलेबी छूटते नहीं हैं, तो आई केम बैक टू इंदौर. एंड फिर हमने बोला लाइफ में अब कुछ चैरिटेबल कार्य करना चाहिए, तो वी स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट ऑफ फास्ट. और 2006 से हम इस चैरिटेबल कार्य में कार्यरत हैं आप लोगों को पढ़ाने के. सो इट्स बीन 13 years ऑफ माई टीचिंग. अचीवमेंट्स कुछ खास है नहीं हमारे इंस्टीट्यूट की. लाइव वर्चुअल क्लासेस की बोर्ड में वन ऑफ द इम्पैनल्ड फैकल्टीज फॉर ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग at CA final level and intermediate level per audit. I take subjects of financial reporting and audit in CA final, और intermediate में मैं advanced accounts और audit लेता हूँ. and हमारी उपलब्धियाँ आपकी उपलब्धि होती है. CA final में 2 students मेरे पिछले अगर मैं 10 attempts की बात करूँ तो in last 10 attempts 2 of our students have got all India highest marks in audit. and last was Palak Agrawal.
in May 2017 and 2015 it was Mohit Agrawal. इन लोगों ने ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए. इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट देता है जिनके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आते हैं पेपर वाइज. तो दे गॉट द सब्जेक्ट टॉपर रिवॉर्ड बाय द इंस्टीट्यूट. दे आल्सो गेट सम स्कॉलरशिप. तो इंटरमीडिएट में उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग ऐसा कुछ किताब अर्ज करके देंगे और आपका भी नाम फिर रोशन होगा. अगर कोई अग्रवाल यहाँ मौजूद है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. ये देखो बहुत बहुत बढ़िया. तो 2 अग्रवाल फाइनल में अपना परचम लहरा चुके हैं. अब आपकी बारी है ना. एनीवेज, तो दिस इज जस्ट अ क्विक बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आते हैं. ऑडिट क्या समझते हो यार? कुछ समझते हो क्या तुम? ऑडिट शब्द तो तुमने सुना होगा. शब्द से ही बता दो क्या होता है. बहुत बढ़िया. कंपनी के अकाउंट्स चेक करना. वेरी नाइस. ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है या नहीं? वेरी गुड. यस, शाबाश. ऐसी कुछ टर्म्स आती है. करेक्ट. और व्हाट एल्स? कंपनी के अकाउंट्स चेक करना, ये देखना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है. और ट्रू एंड फेयर व्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं या नहीं. बहुत बढ़िया. तो ये चेक सीए क्यों करता है? हमसे क्यों कराया जाता है? कौन करवाता है? 2 सवाल. पहला, सीए क्यों करता है? वेरी गुड. क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है. क्यों इंडिपेंडेंट होता है सीए? क्योंकि कंपनी में वो जॉब नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल व्यक्ति है. उसे अपॉइंट कौन करेगा? जिसका ऑडिट कर रहा है वो लोग अपॉइंट करेंगे. तो वो लोग खुद ही क्यों नहीं चेक कर लेते? क्योंकि हेरा फेरी करेंगे. वो लोग जुड़े हुए हैं तो गड़बड़ करेंगे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे. इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिटर एक क्या कर रहा है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक स्वतंत्र जांच कर रहा है. हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. करेक्ट. दोनों शब्द में क्या फर्क समझ में आता है? अभी ऐसी बात करें, आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, दोनों शब्द में क्या समझ में आता है? फर्क क्या है जनरली? अश्योरेंस शब्द का क्या मतलब? ऑडिट तो बता दिया तुमने और अच्छा बताया. शब्द से क्या लगता है? अश्योरेंस, इंश्योर करना. तो क्या ऑडिट भी एक अश्योरेंस है या अश्योरेंस थोड़ा और? यानी ऑडिट रास्ता है और अश्योरेंस उसकी मंजिल है. ऑडिट चेकिंग है और अश्योरेंस ओपिनियन है. क्या ऐसा कहा जाए? यानी ऑडिट के बाद अश्योरेंस आएगा या ये 2 अलग अलग चीजें हैं? पहले ऑडिट करेंगे और फिर अश्योरेंस आएगा. तो 2 बातें हो गई. एक तो ऑडिट इंडिपेंडेंट स्वतंत्र जांच है और दूसरा हम इसमें अल्टीमेट ओपिनियन है, इसमें हमें अश्योरेंस देना है. इंटरनल ऑडिट सुना है क्या आपने कभी? जैसे मैं आईटीसी में काम करता था तो आई वाज, कौन से डिवीजन में था? मैंने क्या बोला? इंटरनल ऑडिट एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स में मैंने काम किया. तो मैं आईटीसी में इंटरनल ऑडिट डिवीजन में था. तो मैं क्या करता था? इंटरनल कंट्रोल चेक करता था, इंटरनल ऑडिट करता था. तो क्या वो ऑडिट था? यानी इंटरनल ऑडिट भी एक ऑडिट है पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है. इसका मतलब ऑडिट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसका मतलब ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. अगर मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट दूं. सर्टिफिकेट होते हैं क्या? कभी तुमने तुम्हारी मार्कशीट ट्रू कॉपी सर्टिफाई कराई है क्या कोई सीए से? कभी कराना पड़ती है एग्जाम फॉर्म वगैरह के लिए, सीए करता है वो. क्या ये भी एक तरह का सर्टिफिकेशन है, एक अश्योरेंस है, आश्वासन वहां पे भी है? तो ये ऑडिट से आ रहा है या इसमें ऑडिट कुछ इन्वॉल्व नहीं है? हमने डॉक्यूमेंट बस चेक करके सर्टिफिकेट दिया है, तो क्या इसमें ऑडिट शामिल हुआ या नहीं हुआ? चेक तो किया है, हुआ तो है. और आपको भी लग रहा होगा, अंदर से ऐसी फीलिंग तो आ रही होगी कि शायद गलत बोल रहे हैं. क्योंकि यार ऑडिट तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट होता है, चेकिंग होती है. यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं बस 2 पेपर जांचे मैंने, ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और साइन कर दी. यानी शायद ऑडिटर या चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट के अलावा भी अलग अलग प्रकार के अश्योरेंस देता है.
आश्वासन देता है, और ऑडिट शायद उनमें से एक आश्वासन है। यानी अब आप समझ पा रहे हैं शायद मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस, यस, अश्योरेंस इज एन ओपिनियन, यस, बट एग्जैक्टली ये कहना कि ऑडिट इंडिपेंडेंट जांच है या अश्योरेंस ऑडिट करने पर ही मिलता है, ऐसा नहीं है। दीज आर वाइडर टर्म्स। अगर मैं कंपनी के अंदर बैठ के उसका ऑडिट कर रहा हूं तो इंटरनल ऑडिट है, पर वो भी एक ऑडिट है। मैं बाहर से बुलाया गया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए, तो वो भी एक ऑडिट है। मैं डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कर रहा हूं तो वो एक प्रकार का अश्योरेंस है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हूं, वो एक प्रकार का अश्योरेंस। इसका मतलब यह है कि हम ऑडिट पढ़ना शुरू करें उससे पहले हमें एक थोड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगी। किसकी? इन शब्दों की। एक चीज समझ लो दोस्तों, आई विल गिव यू द होल सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि पहले अपन थोड़ा सा समझे ऑडिट क्या है। एक बार ये टर्म को थोड़ा अच्छे से अपन सिर्फ पढ़े ना, डेफिनेशन ना समझे, इसको अपन फील कर सके कि आज मैं तुम्हें कल बोलूं कि तुम्हें ऑडिट में जाना है और कल तुमसे कोई पूछे कि यार इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और ये नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, तो आप सबका जवाब दे सको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले थोड़ी सी टर्म्स को और इंटरप्रेट करना होगा। तो बिफोर आई टेल यू द होल सिलेबस, आई विल वांट टू फर्स्ट गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अभी मेरा उद्देश्य डेफिनेशन समझाने का क्या है? क्या हम एग्जाम का कोई क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? अभी नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। किसकी? ऑडिट टर्मिनोलॉजी की, अश्योरेंस टर्मिनोलॉजी की, ताकि अपन जब अंदर चैप्टर्स में जाए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना आप, मैं बार बार दोहराऊंगा ये क्लास में। ऑडिट को अगर आप एज अ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें आप बोलोगे कि यार ऑडिट में इतने सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे पढ़ पढ़ के याद करने, मेरी गारंटी है कि यू विल ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल इन ऑडिट, क्योंकि आपके लिए इंटरेस्ट तो खत्म ही हो गया, याद करने वाली बात हो गई, और ये कोर्स इतना छोटा नहीं है कि आप पूरा याद करके चले जाओ। लेकिन अगर आप ऑडिट को समझने शुरू कर दोगे, ऑडिट के शब्दों में या टर्म्स के अंदर जो मतलब छुपा है आप उसे अगर समझना शुरू कर दोगे, तो थोड़ा सा शुरू में समय ज्यादा लगेगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग से ऑटोमेटिकली आपको चीजें अपने आप याद आ जाएंगे। इट इज लाइक आप जब कुछ लॉ में पढ़ते हैं और उसमें कोई प्रोविजन को लेके उसको खरोच खरोच के उसकी परत उतार उतार के आप उसे पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। पर वहीं अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई थ्योरी का टॉपिक उठाते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन एथिक्स जैसा, उसे याद करते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। कंटेंट कम है तो याद भी हो जाएगा, पर ज्यादा कंटेंट से याद नहीं हो पाएगा। तो हमारी पूरी क्लास में फोकस क्या होगा? सबसे पहले हम चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसके कैसे आंसर्स बनते हैं ये देखेंगे। हमें सिर्फ नॉलेज नहीं लेना है क्लास में, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो मार्क्स है। यानी हम ये नहीं सोचेंगे कि यार हमें ऑडिट बहुत अच्छे से नॉलेजेबल तरीके से समझ के यहाँ से जाना है ना, समझना सिर्फ इसलिए ताकि हम इजीली याद कर सके और एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। तो इसके लिए लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट हमारा सबसे पहला डिस्कशन है। आप लोग अगर अपनी कॉपी निकाले हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज की कॉपी के शुरू के 2 पन्ने अभी आप छोड़ दीजिएगा, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन लिखाऊंगा, जो आपको जब जब आप ऑडिट पढ़ना शुरू करोगे तो आप शुरू के वो 2 पन्ने पहले रिव्यू करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना अगला टॉपिक यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। हम किसकी परिभाषा पढ़ रहे हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिट की। यानी ऑडिट 2 तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक इंटरनल, जिसे हम एक्सटर्नल और इंटरनल कहते हैं, वो सब पढ़ेंगे आगे डिटेल में। इंडिपेंडेंट वो है जो स्वतंत्रता पूर्वक किया जा रहा है। इसका मतलब मैं कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं उसका शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं उसका भागीदार नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंटली आके ऑडिट करके जा रहा हूं। यानी मेरा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूंगा और रिपोर्ट करके निकल जाऊंगा। ऐसे में मैं जो ऑडिट करूंगा वो इंडिपेंडेंट होगा, पक्षपात नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा।
हम वो ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ के शुरू कर रहे हैं हमारा डिस्कशन। चलिए, कभी पहले आपने ऑडिट कहीं देखा हो तो हो सकता है आपने ये डेफिनेशन सुनी होगी। We'll start with this particular definition. Let's start with this. Sorry, slide. चलिए, एनीवेज डेफिनेशन अपनी सेम है, यहां से शुरू करते हैं। ऑडिट इज एन independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, conducted with a view to express an opinion thereof. ये डेफिनेशन है ऑडिट की। यानी ऑडिट अपने आप में एक स्वतंत्र जांच है। इट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और किसी भी एंटिटी का हो सकता है। इसका मतलब क्या एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिजनेस का भी हो सकता है, गवर्नमेंट एंटिटी का भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म्स का भी हो सकता है, कॉर्पोरेट एंटिटीज का भी हो सकता है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है एंटिटी का नेचर क्या है, किसी का भी हो सकता है। और ये एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट किया जाता है दोस्तों? हमारा उद्देश्य है कि हम इस पे क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर। सही बात है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि ऑडिटर क्या करता है? एग्जामिनेशन। मेरा सवाल पहला आपसे यह है कि एग्जामिनेशन ऑडिटर करेगा या इन्वेस्टिगेशन करेगा? डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, अभी चिंता नहीं, अभी थोड़ा सा समझने पे ध्यान देना अपने को, है ना। एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन? एग्जामिनेशन तो डेफिनेशन में लिखा है क्या है, पहले ही पेपर का आंसर आउट कर दिया, फिर सवाल पूछ रहे हो। तो अगला सवाल, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में फर्क क्या होता है? जी, छोड़ो कोई बात नहीं, रहने दो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वैसे समझाओ आप। हाँ भाई, बाहर से कहां से आए आप? रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। क्या नाम है आपका? सुजय अग्रवाल। तो सुजय छत्तीसगढ़ से यहाँ पधारे क्लासेस करने के लिए। और जब ये शुरू में आए थे यहाँ इंदौर, तो इनकी माता श्री, पिताजी सब आए थे यहाँ छोड़ने, और ये बड़ा मिस कर रहे थे शुरुआती दिनों में। बट बाद में अभी इंदौर में सेटल हो गए हैं, और काफ़ी अच्छे से सेटल हो गए हैं किसी के साथ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इन्हें अब। अब घर पे ज़्यादा बात भी नहीं होती है। एक दिन रात को मॉम के फ़ोन से कुछ 11 बजे फ़ोन आया, और सुजय का फ़ोन बिजी आ रहा था। मॉम बड़ी परेशान हुई कि यार सुजय का फ़ोन बिजी आ रहा है, क्या हुआ। मॉम ने फिर 11:30 बजे फ़ोन लगाया, फ़ोन फिर बिजी था। फाइनली बात हो गई, और मॉम बड़ी चिंतित थी, तो सुजय से पूछा कि सुजय किससे बात कर रहे थे? सुजय ने बोला, अरे मॉम सोए नहीं आप अभी तक, बहुत लेट हो गया है। बोला, नहीं तू बात किससे कर रहा था? काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे फ़ोन लगाने की। सुजय ने कहा, मॉम कुछ नहीं, वो दोस्त से बातचीत चल रही थी, कुछ ऑडिट की क्लास शुरू हुई है तो होमवर्क कर रहे थे, डाउट्स डिस्कस कर रहे थे। मॉम ने बोला, बेटा सब ठीक है ना, तबीयत वगैरह तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, तुझे अच्छा लग रहा है ना, इंदौर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सुजय ने बोला, अरे यार मॉम कोई नहीं, अभी आप रखो, कल सुबह क्लास है, जल्दी जाना है। और फ़ोन रख दिया गया। सेम वही हरकत एक हफ्ते बाद दोबारा हुई। मॉम के फ़ोन से रात 11 बजे फिर फ़ोन आया, बिजी। 11:30 बजे बिजी, 12 बजे बिजी, 12:15 बजे फिर सुजय ने फ़ोन लगाया और बोला क्या कि हाँ माँ बोलो, क्या बोल रहे हो। लेकिन इस बार माँ के नंबर से जो फ़ोन बजा वो किसने लगाया था?
सामने इस बार बाबूजी थे। तो सुजय ने फोन उठाया और सुजय ने बोला हाँ माँ बोलो। उधर सामने आवाज आई, माँ नहीं बाप बोल रहा हूँ। हम लोग, अरे पापा जी आप पैरी बोना कैसे हैं, आप बताएं, कुछ सब ठीक है, सब कुशल है, किससे बात कर रहा था? सुजय ने बोला कुछ नहीं बाबूजी, वो तो बस आप बताएं कैसे, क्या सब, किससे बात कर रहा था? सुजय ने बोला अरे वो कुछ डाउट सॉल्व कर रहे थे तो दोस्त। बात किससे कर रहा था? सुजय ने बोला बंटी है ना हमारा दोस्त, उससे। नंबर दे। सुजय ने बोला अरे सो गया, नंबर दे। हमने बोला सो गया होगा बाबू, उठाए नंबर। सुजय को क्या देना पड़ा? नंबर देना पड़ा। किसका? बंटी का। तो बाबूजी ने किसको फोन लगाया? बंटी को। और बंटी से पूछा क्यों बंटी, तो सुजय से अभी बात कर रहा था? तो बंटी ने क्या जवाब दिया? हाँ कर रहा था, बहुत बढ़िया, दोस्त काम आते ही हैं, कई बार बंटी का भी हमने साथ दिया है। बंटी ने बोला हाँ कर रहा था, पर बाबूजी भी सीए फाइनल अपीयर्ड है। तो बाबूजी ने पूछा कि क्या बात कर रहे थे? तो बंटी ने बोला डाउट सॉल्व कर रहे थे। तो बाबूजी ने पूछा अच्छा डाउट सॉल्व कर रहे थे, कौन से सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व कर रहे थे? तो बंटी ने बोला ऑडिट। फिर सुजय से बात करी, क्यों, कौन से सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व कर रहे थे? लकीली इसने भी बोला ऑडिट। फिर पूछा गया बंटी से, बंटी बता ऑडिट में कौन से चैप्टर के डाउट सॉल्व कर रहा था? और यह मामला बिगड़ गया। एक ने बोल दिया कंपनी ऑडिट ने, एक ने बोल दिया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बस फिर क्या था, एक्सपोज। सब पकड़ में आ गया, बाबूजी को सब मालूम पड़ गया कि सुजय रात को बंटी से बात नहीं करता है, ये तो कोई और ही बबली है। एनीवेज जो भी है, अब ये मुद्दे की बात, ये बताओ, अपन तो बात कुछ और कर रहे थे, एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन? मॉम ने क्या किया, डैड ने क्या किया? ऑडिटर को क्या करना चाहिए? एग्जामिनेशन एज पर द डेफिनेशन। पर आप बताओ अगर ऑडिटर माँ जैसा ममता में ही ऑडिट करेगा एग्जामिनेशन करके, क्या कभी फ्रॉड डिटेक्ट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन। पर डेफिनेशन तो एग्जामिनेशन बोलती है। क्या करें? सही जवाब है ऑडिटर करता है एग्जामिनेशन है, लेकिन डाउट अगर उसे मिलता है तो वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये अपन पढ़ेंगे, ये टर्म भी आगे आएगी, मैं लिखवाऊंगा अभी, इसका डेफिनेशन भी देखेंगे अपन इसकी। बट ये मैं आपको पहले इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा पहले ऑडिट समझो होता क्या है, वो समझ में आएगा तो आगे बढ़ेंगे तो चीजें रिलेट कर पाएंगे। ऑडिटर is doing an examination, but if there is a need he will also conduct investigation. कब आएगी नीड? जब डाउट आएगा। माँ ने जो किया वो सही है, डैड ने जो किया वो सही? डैड, क्योंकि डाउट आना चाहिए था रात को 11 बजे, दूसरी बार फोन लगाने पे कई बार फोन बिजी आया है, तो ये डाउट का केस है, तो यहां आपको क्या करना है? इन्वेस्टिगेट। अगर यही क्रिया सुबह 11 बजे हुई होती तो मॉम ने जो किया वो काफी सही था। यू जस्ट हैव टू एग्जामिन, हो सकता है फोन बिजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर बार बार दिन में भी फोन, शाम को भी और रात में भी बिजी आ रहा है, तो डेफिनेटली जो डैड कर रहे हैं वो सही है। यानी ऑडिटर इज एन एग्जामिनर, बट ही मे ऑल्सो हैव टू इन्वेस्टिगेट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये समझाने से पहले ये बताओ, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन टर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है? करेक्ट, एग्जामिनेशन में अपन पूछ के बात करके समझ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में तो चीर फाड़ हो रही है। बेसिकली समझाने के लिए बेसिक दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? थॉट। एग्जामिनर ये मान के नहीं चलता कि सामने वाला झूठा फरेबी बदमाश है, इन्वेस्टिगेटर मान के चलता है कि सामने वाला झूठा फरेबी बदमाश है। लंदन के किसी लॉर्ड ने जजमेंट दिया था, ऑडिटर इज लाइक अ फैमिली डॉक्टर, नॉट लाइक अ पुलिसमैन। आज समझिए कि रात को आप बाइक पे, रात को 2 बजे बाइक पे जा रहे हैं
और आपको लग रहा है कि पूरी सड़क लहरा रही है, एक्चुअल में आप थोड़ा लड़खड़ा रहे थे, और पीछे से आपके कोई फैमिली डॉक्टर वहां से निकल रहे थे और उन्होंने रोका और उन्होंने आपसे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है। आपने बोला नहीं थोड़े से चक्कर आ गए थे, शायद वो मान जाए बात आपकी। लेकिन अगर पुलिस की गाड़ी ने आपको रोका और आपसे पूछा क्या हो गया और आपने कहा थोड़े से चक्कर आ गए थे, तो वो बोलेगा कि हाँ मैं बताता हूँ क्यों आए तुझे चक्कर, आजा टेस्ट करते। एनीवेज, समझ में आया? क्योंकि पुलिस वाला मान के चल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, डॉक्टर ये मान के नहीं चलता है। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? फैमिली डॉक्टर, एग्जामिनर जैसा। वो कभी भी ये मान के चेकिंग नहीं करता है कि सामने वाला झूठा फरेबी बदमाश। तो हम जब ऑडिट करने जाएंगे और हमने क्लाइंट को कहा कि चलो एक बात बताओ आपके पास इतनी सारी एसेट्स रखी हुई हैं, फिजिकली वेरीफाई किया है कभी आपने? होता है, चेकिंग करेगा ऑडिटर तो ऐसे ही करेगा। स्टॉक रखा है सपोज तो कंपनी के पास 10 करोड़ का स्टॉक है, तो आप जाके पूछोगे कि भैया ये स्टॉक कहाँ रखा है बताओ। हो सकता है मैनेजमेंट बताए हाँ हमने वेरीफाई भी किया है, ये देखो रिपोर्ट भी है। आप क्या मान लोगे क्या कि मैनेजमेंट ने जो रिपोर्ट दी है वो गलत ही है, फेक है? बोलो नहीं। तो क्या आप मान लोगे वो सही है? वेरी गुड। एग्जामिनेशन यानी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ये कहता है कि ऑडिटर कभी भी किसी चीज को सही नहीं मान सकता जब तक वो खुद उसे एग्जामिन ना कर ले। तो मैनेजमेंट ने आपको बोला ये देखिए ये हमने फिजिकली सारा स्टॉक वेरीफाई किया है। हम बोलेंगे हम भी स्टॉक देखना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं उस आदमी से जिसने स्टॉक वेरीफाई किया, हम उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मैनेजमेंट बोलता है क्यों, हम झूठ बोल रहे हैं, विश्वास नहीं हम पे। क्या जवाब देंगे हम? मैनेजमेंट बोला है तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, क्या जवाब देंगे? हम बोलेंगे बॉस हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, हम एग्जामिन कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है। आप हमें जो दोगे आप तो बोलोगे ही सही है, हमारा कर्तव्य है चेक करना। जब तक हम चेक नहीं कर लेते तब तक हम सही नहीं मान सकते। आ रही है भाई बात समझ में? हेलो, ऑडिटर ऐसा होना चाहिए। मॉम ने बुलाया जाओ ऑफिस में देख के आ डैड किसके साथ बैठे। हम गए, हमने बोला डैड मिलना है, डैड ने बोला कुछ नहीं बोल देना मैनेजर के साथ बैठे। हमने बोला चेक करेंगे, डैड ने बोला विश्वास नहीं है मुझ पे। हम बोलेंगे विश्वास की बात नहीं, एग्जामिनेशन ऑडिट पे आए, हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं सोच रहे आप गलत बोल रहे हो, हम एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करने के बाद सब सही निकला तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, तो उन्होंने हमको स्टॉक का पूरा स्टेटमेंट दे दिया, सब कुछ में हमने देखा कि उन्होंने जो बुक्स में स्टॉक आ रहा था और फिजिकली भी वैसे ही स्टॉक निकला है जो उनके आदमी ने वेरीफाई किया। मैंने एक एक करके सब चेक कर लिया, मैंने आदमी को बुलाया, मैंने उससे पूछा क्यों स्टॉक कब वेरीफाई किया था। उसने बोला विश्वास नहीं हम पर। हमने बोला यार भाई हर बात पे ये कैसी बात कर रहा है, हमारी जिम्मेदारी है, पूछ रहे हैं बता दे, हम पुलिसिंग थोड़ी ना कर रहे हैं। आज डॉक्टर के पास जाओगे और आपने डॉक्टर को बोला कि सर में दर्द है, डॉक्टर क्या करेगा? मेडिसिन देगा। बोलो गलत, बोलेगा लेट जाओ लेट जाओ। कभी अपन ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर को क्यों विश्वास नहीं है, झूठ बोल रहा हूं मैं, है काय का लेट जाओ, दो दवाई दो। हेलो ना, वो बोलेगा बॉस मेरी ड्यूटी है। आपको लग रहा है सर में दर्द, आपका सर दर्द की गोली से ठीक होगा, मुझे एज अ डॉक्टर 10 चीजें चेक करना है, कहीं आंखों का नंबर तो नहीं बढ़ गया, कहीं ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं है, पल्स तो डिस्टर्ब नहीं है। मैं ये सब चेक करने के बाद ही ओपिनियन दे पाऊंगा। तो इसी तरह से ऑडिटर भी क्या बोलेगा, भाई मैं तो एग्जामिन करूंगा, मेरी ड्यूटी है। और मैंने स्टॉक एग्जामिन किया, मैंने पूछताछ की, तो उसने बताया हमने ये टीम ने किया था, ये हमारे वर्किंग पेपर है, सब चेक किया। और मेरी निगाह गई कि कंपनी के पास डीजल का स्टॉक रखा है। किसका? डीजल रखती है कंपनी, जनरेटर में यूज होता है। हम देखा कंपनी के पास 1000 लीटर डीजल का स्टॉक है। और हमने देखा कि जिसने वेरीफाई किया था उसने लिखा है कि फिजिकली वेरीफाइड क्वांटिटी 1000 लीटर। मैंने बोला यार ये डीजल एकदम मैच हो गया। उसने बोला हाँ हो गया। हमने बोला कैसे? उसने बोला हमने काउंट किया 1000 लीटर था। हमला पकड़ में आ गया। कैसे भैया? वैसा तो है नहीं कि वो एक एक डब्बा निकाल के एक एक लीटर उसने काउंट किया होगा। हमने बोला लिक्विड आइटम ऐसे नहीं हो सकती काउंट। लिक्विड आइटम कैसे काउंट होती है? डिप टेस्ट है
कि भाई आपका जो कंटेनर है जिसमें डीजल रखते हैं उसकी हाइट निकाली जाती है कि कहाँ तक है, और टोटल कंटेनर की हाइट है 100 फीट और आपका 50 फीट तक है, तब मानेंगे कि कंटेनर की आधी क्वांटिटी जितना डीजल है। और आप ऐसे करोगे तो कभी भी एग्जैक्ट तो मैच करेगा ही नहीं, 1-2% तो प्लस माइनस होगा ही, जो एक्सेप्टेबल है, पर होगा तो सही। हमने बोला इसकी वर्किंग दिखाओ, उसने बोला नहीं है। हम समझ गए बॉस गड़बड़ हो सकती है। अब आप बताओ क्या आप मान लोगे उसकी बात या फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे? कैसे करोगे अब इन्वेस्टिगेट? अब हम किसी दिन सरप्राइज चेक कर देंगे, बोल के नहीं जाएंगे, पहुंच जाएंगे और बोलेंगे चलो अभी डीजल वेरीफाई कराओ, क्योंकि डाउट है। अगर डाउट नहीं होता तो मैं बोल के जाता कि कल मैं डीजल वेरीफाई करूंगा। कुछ आ रहा है मैं समझ में क्या बोल रहा हूँ? Auditor is an examiner, but if need be, he may have to become an investigator. This process is known as professional skepticism. Professional skepticism is defined in a standard on auditing 200. इसके ऊपर सवाल भी आया था एग्जाम में, मई 2019 में, न्यू कोर्स इंटरमीडिएट में। उन्होंने बोला पीएस क्या होता है, उसके क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं बताइए। वो अपन 200 में पूरा पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप ऑडिट समझ सकें क्या होता है, इसके लिए अपन ये बात कर रहे हैं। तो ऑडिटर एक एग्जामिनर है, पर जरूरत पड़ने पे उसको क्या भी करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट। अगर वो ये प्रक्रिया से काम करता है तो माना जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। अब बड़ा सवाल, आपने एक संस्थान का ऑडिट किया, आपने रिपोर्ट में लिख दिया कि सब कुछ ठीक है, जो आपने आपकी भाषा में कहा ट्रू एंड फेयर व्यू, और बाद में उस कंपनी में कुछ फ्रॉड्स पकड़ में आ गए, क्या इसके लिए ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? यस, नो और मे बी? वाई मे बी? वो कह रहा है भाई मैं तो मिला हुआ हूं नहीं, तो उसको अपने बचाव में क्या प्रूफ करने के लिए क्या बताना पड़ेगा? एविडेंस दिखाना होंगे, और ये प्रूफ करना होगा कि उसने प्रॉपर एग्जामिनेशन किया था, जहां जरूरत पड़ी वहां उसने इन्वेस्टिगेशन किया था। अब मैं आपके सामने एक रियल लाइफ केस रखता हूं। सत्यम सुना होगा आपने? सत्यम में क्या अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था? क्या हुआ था फ्रॉड? गड़बड़ क्या करी थी उन्होंने? प्रॉफिट्स बढ़ा दिए थे। करेक्ट। क्यों प्रॉफिट क्यों बढ़ाता है कोई? वेरी गुड, ताकि लोग पैसे लगाएं उसमें। गुड। उससे प्रॉब्लम क्या हुई थी? ठीक है, बता दिया आपने। 2006 में आईटी बस्ट हुआ था, यानी कि आईटी कंपनीज को भारी नुकसान हुआ था। जैसे अभी फाइनेंशियल सेक्टर में डिस्ट्रेस है ना, बड़ा है फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकों की हालतें बड़ी गंभीर हैं, कई सारे फ्रॉड्स आपने सुने होंगे। अभी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड हुआ, डीएचएफएल एनबीएफसीज में कई फ्रॉड हो रहे हैं, आइलैंड एफएस में फ्रॉड हुआ, आईसीआईसीआई बैंक में चंदा कोचर के ऊपर केस चल रहा है। ऐसी स्थिति आईटी सेक्टर की थी 2006 में। तो आईटी कंपनीज के प्रॉफिट बड़े गिरने लग गए थे। तो रामलिंगम राजू, सत्यम के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर, ने सोचा कि यार हमारी कंपनी टॉप 3 में कभी नहीं आ पाई, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। इस समय अगर मैं अच्छे प्रॉफिट दिखा के इन्वेस्टमेंट्स करवा लूँ लोगों के मेरी कंपनी में, तो मैं अपनी साइज बढ़ा के टॉप 3 में आ जाऊंगा। और टॉप 3 में आने के बहुत फायदे होते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में क्या होता है, नॉर्मली टॉप 3 कंपनी को ही प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप भारत सरकार की ज्यादातर पोर्टल देखोगे तो वो या तो टीसीएस या इन्फोसिस या विप्रो ने बनाई है। तो उसने क्या किया, आपने सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना शुरू कर दिया। प्रॉफिट बढ़े तो रिजर्व्स बढ़े, रिजर्व बढ़े तो असेट बढ़ाना थे। एक्चुअल तो कमाया नहीं, तो उसने फेक असेट्स बढ़ाना शुरू किए। उसमें से उन्होंने एक असेट बनाया 3000 करोड़ कुछ की, उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट दिखा दी, बैंक डिपॉजिट, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऑडिटर ने चेक कर लिया, वो पकड़ नहीं पाया कि ये फेक है, रिपोर्ट दे दी ट्रू एंड फेयर, सब सही है। बाद में फ्रॉड पकड़ में आया। इनके ऑडिटर का नाम प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, और उसके अंदर जो पार्टनर जिन्होंने ऑडिट किया था उसमें वन वॉज एस तल्लोरी एंड वन वॉज गोपाल कृष्णन।
गोपाल कृष्णन साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल होती है सेंट्रल काउंसिल, उसके मेंबर थे उस समय। और जिस दिन ये फ्रॉड उजागर हुआ था उस दिन इंदौर पधारे थे, और इंदौर में उनका सेमिनार था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के ऊपर। और लोग भारी भीड़ में पहुंचे वहां की, पूछे भैया ऐसा क्या कंप्लायंस किया आपने, हालांकि वो सेमिनार कैंसिल हो गया, बाद में उनकी पूछताछ हुई। अब समझिएगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि आईसीआई एंड आप बन जाओ 2 मिनट के लिए, डोंट फील अदरवाइज, गोपाल कृष्णन, और मैं आपसे पूछताछ कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि गोपाल कृष्णन साहब, आपके ऑडिट में कई सारी दिक्कतें हैं, जिसमें से एक है कि 3,000 करोड़ के बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स जो बैंक में हैं, आपने सर्टिफाई कर दिया, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया, जबकि एक्चुअल में 1 रुपए का पैसा भी बैंक में नहीं है। ये कैसे किया आपने? तो गोपाल कृष्णन साहब ने जवाब दिया कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए थे, एफडी की हमने ओरिजिनल सर्टिफिकेट देखी थी, हमारे पास अभी तक फोटोकॉपी रखी हुई है, और हमने उससे क्रॉस चेक किया। अब हमें क्या मालूम कंपनी फेक एफडी बना देगी, भाई हम तो क्या है, एक ऑडिटर नोट गिनेगा, ये थोड़ी ना देखेगा नोट असली है या नकली। अरे बोलो भाई, कैश इन हैंड मेरे पास 50,000 है तो मैं 50,000 रुपए के नोट काउंट कर लूंगा, ये एग्जामिनेशन है, मैं थोड़ी ना इन्वेस्टिगेट करूंगा कि एक एक नोट सही है या नहीं। तो गोपाल कृष्णन साहब ने बोला आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैंने अपना काम जैसा करना था वैसा कर दिया। आप बताइए क्या गोपाल कृष्णन साहब का ये जवाब पर्याप्त है? क्या इतना करना पर्याप्त है? ये पर्याप्त एग्जामिनेशन है या नहीं है? यस, ट्राई। भाई डाउट होता तो करते, नहीं है डाउट तो नहीं किया हमने, ऐसा कहा उन्होंने। आईसीआई ने बोला कि गोपाल कृष्णन साहब, ये तो आपने कॉमन मैन वाला जवाब दे दिया, सीए की बजाय नॉन सीए भी ऑडिट करता तो इतना चेक कर लेता, फिर आपसे ऑडिट कराने का क्या फायदा? गोपाल कृष्णन साहब ने कहा गुड क्वेश्चन। उन्होंने कहा सही बोला आपने, क्योंकि एफडी 3,000 करोड़ की थी, और 100, 200, लाख, 10 लाख की नहीं थी। इसलिए हमने सोचा कि यार हमें एक बार बैंक से भी कंफर्मेशन ले लेना चाहिए, और हमने बकायदा बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखा कि क्या आपके पास सत्यम कंपनी की इस नंबर की इतने रुपए की एफडी है या नहीं है। और बैंक मैनेजर ने भी कंफर्मेशन हमें राइटिंग में साइन सील लेटर हेड पे दे दिया। अब हमें क्या मालूम कि बैंक मैनेजर भी मिला हुआ है कंपनी के साथ, इसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब आप बताओ इसके बियॉन्ड कुछ कर सकता है क्या? और क्या करेंगे भाई, हमारी क्या जिम्मेदारी है? आईसीआई ने बोला गुड, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। लेकिन आईसीआई ने कहा ये जो आपने किया ये एग्जामिनेशन सही है, पर प्रॉब्लम दूसरी है। सत्यम की बैलेंस शीट में 12,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा था, और 3,000 करोड़ की एफडी आ रही थी। आईसीआई ने बोला ये देख के आपकी कोई दिमाग की घंटी बजना चाहिए थी। क्या होना था बताओ? ओडी पे करना था, क्योंकि ओडी पे ब्याज ज्यादा होगा, एफडी पे कम मिल रहा होगा। गोपाल कृष्णन साहब ने बोला हमारे भी दिमाग में डाउट आया था, और हमने पूछा भी राजू से कि यार ये आपने ओडी क्यों नहीं रीपे किया, तो राजू ने एक स्टोरी बनाई, हमें नहीं मालूम था वो स्टोरी, हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि हमने ये एफडी जब रखी है वो इसलिए रखी है क्योंकि हम कोई यूएस की एक कंपनी है जो मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाती है, हम उसे एक्वायर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने पैसा अभी अलग से इकट्ठा कर रखा है। अगर हमने ओडी पे कर दी तो बैंक हमें बाद में ओवरड्राफ्ट से किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए पैसा नहीं देगी, तो हमें 1-2% ज्यादा ब्याज लग रहा है वो चलेगा, पर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहिए। तो हमने बोला यार वर्बल तो कुछ चलेगा नहीं, तो उन्होंने हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का रिजोल्यूशन तक दे दिया, जिसमें डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया था कि ये 3,000 करोड़ एफडी में डाले जाएंगे और इससे लोन रीपे नहीं किया जाएगा। अब हमने ये तक चेक किया, ये देखिए रेजोल्यूशन की कॉपी, हमें क्या मालूम डायरेक्टर भी सारे के सारे आपस में मिले, और ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताओ गोपाल कृष्णन साहब क्या रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? आईसीआई ने फिर भी उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया।
ये बोल के कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन पास हुआ था उस मीटिंग में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद नहीं था, और आईसीआई ने कहा कि आपको देखना था रिजोल्यूशन पारित करते समय किस डायरेक्टर ने हाँ बोला और किसने ना किया, और कौन से डायरेक्टर मौजूद नहीं थे, और वो डायरेक्टर अगर मौजूद नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और शायद आप चेक करते तो आपको मालूम पड़ता है कि उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को मीटिंग में इनवाइट ही नहीं किया गया था। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज अंडरस्टैंड, ऑडिट इज नॉट जस्ट कॉमन सेंस। आईसीआई का कहना है कि ये तो कोई भी कॉमन सेंस का सूझबूझ वाला आदमी कर लेता जितना आपने किया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक एक्सपर्टीज लेवल की प्रोफेशनल कॉमन सेंस चाहिए। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म का मतलब डाउट, और कौन सा लेवल का डाउट? प्रोफेशनल लेवल। आज आप किसी के पास जाओगे और बोलोगे सर दुख रहा है, तो हो सकता है वो भी आपसे पूछ ले कि यार आंखों में तेरे को दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, उस कारण तो नहीं दुख रहा है। पर एक डॉक्टर से आप इतना नहीं, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। तो आप में वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। दैट इज वाई हमें क्या पढ़ना होता है दोस्तों ऑडिट में, यू हैव टू स्टडी ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी मैं समझाऊंगा आपको। ये स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद आप एक आम सूझबूझ रखने वाले समझदार आदमी के कंपैरिजन में आपका नॉलेज ज्यादा गहरा होगा, इसलिए आप कॉम्पिटेंट बनोगे ऑडिट करने के लिए इन कंपैरिजन टू देम। समझ में आ रहा है? देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ऑडिट में क्या होता है, स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ता है आगे चले जाता है। जब तक आप अंदर नहीं घुसोगे उसमें आप फील नहीं कर पाओगे आप क्या कर रहे हो, फिर आपको कभी ऑडिट में गहराइयां समझ नहीं आएंगी, फिर आपके लिए वो थ्योरी बन जाएगा। आप गहराइयां समझ लोगे, लॉजिक समझ लोगे, तो कितनी सारी टर्म्स आपका आगे जाके ऐसे ही समझ में आ जाएगी कि क्यों ऐसा होता है और ऐसा नहीं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड फील कि रियल लाइफ सिचुएशन में मुझे किस हद तक जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर सर्टिफिकेट दे रहा है हो सकता है ऑडिटर सब चेक करे फिर भी गलती रह जाए। जैसे कि इस केस में अगर मैंने चेक किया होता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबको इनवाइट किया गया था और सारे डायरेक्टर आए थे और उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया, फिर शायद ऑडिटर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। एक्चुअल में सत्यम का पूरा फ्रॉड पकड़ में ऐसे ही आया था। राजू ने कन्फेस कर दिया था, जो ओनर थे, कि मैंने फ्रॉड किया है, पर वो कन्फेशन कब हुआ था पता है? उस कन्फेशन के एक दिन पहले सत्यम कंपनी के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक साथ एक ही दिन रिजाइन कर गए थे। तो जब सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन किए तो ऐसी गर्मा गर्मी हो गई प्रेस में कि यार आखिरकार ये क्या हो रहा है, सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक साथ रिजाइन कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो राजू के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसने अगले दिन सुबह कन्फेशन कर दिया कि भाई सेल्फ डिस्क्लोजर में मेरी सजा थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे भी अब मैं बच नहीं पाऊंगा। एनीवेज द पॉइंट ऑफ द मैटर इज व्हाट हमें क्या डेवलप करना है दोस्तों? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, एग्जामिनेशन ऑफ द लेवल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उससे एक्सपेक्टेड है। वो करने के बाद फिर आप अपनी रिपोर्ट देते हैं, फिर भी अगर कोई गलती छूट जाती है तो फिर आप जिम्मेदार नहीं। आप बताओ एग्जामिनेशन समझ में आया आपको? क्या मतलब हुआ एग्जामिनेशन का? है जी, ठीक है। तो ये हमारा पहला जवाब है, एग्जामिनेशन क्या होता है। अब आप बताओ एग्जामिनेशन करना किसका है आपको? ये प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की टर्म्स ये सब आगे पढ़ेंगे, भी चिंता मत करो, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी परेशान मत हो, पहले थोड़ा समझ लो किसका एग्जामिनेशन करना है। बताओ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या मतलब इसका जी? मैं तो आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, आप तो बताओ भाई। ऑडिटर क्या सारी चीजें चेक करेगा या सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स? क्यों एक कंपनी में कोई नॉन फाइनेंशियल बातें भी होती होंगी क्या? बोलो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेक्रेटरी की सैलरी बढ़ा दी गई, जबकि लायक ही नहीं है वो, पर डायरेक्टर हर साल बढ़ाया जा रहा है, क्या ये मैटर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है? डायरेक्टर के सगे संबंधियों का प्रमोशन हो जाता है और अच्छे काम करने वाले बेचारे पीछे रह गए, क्या ये मैटर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है? आपने देखा कंपनी में चाइल्ड लेबर हो रहा है, चाइल्ड लेबर, बाल श्रमिक, क्या ये मैटर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? क्या इससे मतलब है क्या आपको? ऑडिट करने जाते हैं तो आप बताइए आपने कभी देखा कि भाई चाइल्ड लेबर है तो क्या
बोलोगे आपकी चाइल्ड लेबर को, क्या ये हमारे स्कोप में है या नहीं? कंट्रोल्स खराब है कंपनी के। क्या मतलब कंट्रोल्स खराब है जी? स्टॉक वगैरह प्रॉपर वेरीफाई नहीं होता है, इस तरह की कंपनी में थोड़ी ऐसी गड़बड़ है, ऐसी दिक्कतें हैं। क्या ये मैटर आपको रिपोर्ट करना है? अगर इससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस ना हो तो एक क्वेश्चन पूछता हूं आईपीसीसी का ही। एक कंपनी कभी भी अपने कैश को काउंट ही नहीं करती है। एक कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसने कभी आज तक जीवन में क्या नहीं किया? कैश काउंट ही नहीं की। ऑडिटर ने बोला यार आपने कैश क्या वेरीफाई करी? ये कंपनी ने बोला नहीं। तो ऑडिटर ने फिर खुद ने कैश काउंट की और सही निकली। बताइए एज एन ऑडिटर क्या आपको रिपोर्ट करना होगा? तो पहला जवाब तो ये हो गया कि भाई ऑडिटर जरूरी नहीं हर बार सही निकले, तो ऑडिटर एक बार की बजाय 2-3 बार काउंट करे। बिल्कुल सही। हर बार सही निकली, अब मैं बना रहा हूं केस सपोज, फिर रिपोर्ट में डाल के कोई मतलब नहीं। बोलो, क्या कंपनी के कंट्रोल्स खराब हैं? क्यों अच्छे हैं? ए, क्योंकि क्या सही है, या बी, क्योंकि कंपनी के सिस्टम सही है? सिस्टम्स क्यों सही है? कंट्रोल तो है ही नहीं। कंट्रोल तो है ही नहीं। ये तो वो बात हो गई कि हमारे शहर में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, पर एक्सीडेंट आज तक एक भी नहीं हुआ है। तो कंट्रोल तो नहीं है, बट एक्सीडेंट हुआ नहीं है। क्या मैं रिपोर्ट करूं? क्वेश्चन आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाय लक बोल लो या जो भी है, गड़बड़ हुई नहीं है, बट हो सकती है, संभावना पूरी है। क्या ऑडिटर ये मैटर रिपोर्ट कर सकता है? करना चाहिए क्या? फ्यूचर में मटेरियल इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि कंपनी ने अपने असेट्स का इंश्योरेंस नहीं कराया, क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए? कंपनी क्या चौकीदार नहीं है जो देखे कि कब एम्प्लॉय आ रहे हैं कब जा रहे हैं? क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए? अटेंडेंस मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है आर्टिकल्स का। ऑफिस में जब आते हैं जब जाते हैं सीए होता है तो उसे मालूम पड़ता है, नहीं तो पता ही नहीं पड़ता है। क्या ऑडिटर आके रिपोर्ट करेगा कि आर्टिकल तुम्हारे एकदम खुले घूम रहे हैं? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? दोस्तों ये ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं किताब में नहीं लिखी हुई मिलेगी, बट जब तक आप इनको नहीं समझोगे ना, यू विल नॉट बी इन द पोजिशन टू रियली आंसर इट करेक्टली, अंडरस्टैंड थिंग्स। 4 मुद्दे अपने को डिस्कस करना है। ये तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कंपनी की सेल्स गलत है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा या नहीं, करेगा ही करेगा। टैक्स गलत पे किया है, करेगा ही करेगा। मुद्दे हैं 4। पहला, इंटरनल कंट्रोल। क्या कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की खराबी ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? दूसरा, लॉज एंड रेगुलेशन में अगर कहीं कोई नॉन कंप्लायंस यानी उल्लंघन हुआ है तो क्या ऑडिटर को रिपोर्ट करना है? तीसरा, क्वालिटी इश्यूज के ऑडिटर चेक करेगा। क्वालिटी मतलब समझते हैं हम, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई खराबी है। और चौथा, प्रोपराइटरी इश्यूज। प्रोपराइटरी यानी कि ऑडिटर को ऑडिट ऐसा करना चाहिए कि मैं ओनर होता कंपनी का तो ये खर्चा होने देता क्या, ऐसा करता क्या, ये सोच के करना चाहिए या नहीं। ये 4 मुद्दे डिस्कस करें। सबसे पहला मैटर अपन डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स का। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? कहीं देखें क्या आपने कंट्रोल? हॉस्टल में रहते हैं क्या आप? कोई रहता है हॉस्टल में? रहते हैं, ओके। कोई हॉस्टल में कंट्रोल है क्या आपके? वार्डन है, बहुत बढ़िया। क्या करता है वार्डन? तो एक तो 10 बजे रात को 10 बजे से पहले अंदर आ रहे हैं या नहीं, चेकिंग करते हैं। क्या ये एक इंटरनल कंट्रोल है? यस। ये फाइनेंशियल नहीं है पर है तो इंटरनल कंट्रोल। कुछ और? खाने को वेरीफाई करते हैं कि भाई खाने में दाल दाल जैसी लग रही है या नहीं, पीने जैसी तो नहीं है, खाने जैसी है, ठीक है, फिर भी पीने जैसी होती है। और बताएं?
आई मीन पानी जैसी जी। बस और क्या चेक करेगा, क्यों फीस वीस नहीं मांगते? जमा हो रही या नहीं, ड्यू डेट से पहले ही आ जाते होंगे कि भैया फीस जमा करो, शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते होंगे कि तूने तोड़ फोड़ मचाई तो इससे ये भी तो कंट्रोल ही है ना, कि भाई कोई तोड़ फोड़ मचा के निकल गया तो नोटिस पीरियड है, 1 महीने पहले छोड़ने का बोलना पड़ेगा, महीने के बीच में नहीं छोड़ सकते भाई। ये सब क्या है, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है, कंट्रोल ही तो है ताकि नुकसान नहीं हो मेरा। हेलो, तो ये सब कंट्रोल है, ये थोड़े फाइनेंशियल है जिससे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल्स अफेक्ट हो रहा है। आई वही बात समझ में? अब सपोज समझिए कि इनके हॉस्टल में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा रहा है, क्या ये खराब कंट्रोल है? क्योंकि किसी भी दिन कोई आदमी निकल जाए, कोई स्टूडेंट निकल जाए हॉस्टल से और नुकसान करके चले जाए तो आपका तो नुकसान हो जाएगा, कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे। अभी तक नुकसान हुआ नहीं है, क्या ऑडिटर इस मैटर को रिपोर्ट करेगा? यस, क्या बोलेगा ऑडिटर? हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए क्योंकि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले रहे हो। तो मैनेजमेंट या जो रिपोर्ट देखने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे कि अच्छा यही एक रिस्क है और कोई तो रिस्क नहीं है, बोलेगा ऐसा? रिपोर्ट जो पढ़ेगा ओनर वो बोलेगा अच्छा एक ही रिस्क है ना कि हमने डिपॉजिट नहीं लिया, और तो कोई रिस्क नहीं है। आप बताइए क्या और भी कोई रिस्क हो सकता है? हो सकता है क्या? हाँ, रिस्क तो ये भी हो सकता है वार्डन मिला हुआ हो, रिस्क तो ये भी हो सकता है इंश्योरेंस नहीं कराया, रिस्क तो ये भी हो सकता है खाने में किसी दिन कॉकरोच आ गया तो कंप्लेन हो जाए, रिस्क तो ये भी हो सकता है वार्डन है पर चौकीदार नहीं है, रिस्क तो ये भी है वार्डन है चौकीदार है पर चौकीदार के पास बंदूक नहीं है। तो क्या ऑडिटर से ये सब एक्सपेक्ट करेंगे? तो आप बताइए फिर ऑडिटर तो क्या बन गया? तो मालूम पड़ा प्रैक्टिकली ये ऑडिटर क्या कर रहा है, भाई हमने कोई बीड़ा थोड़ी ना उठा रखा धरती से पाप मिटाने का कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, एक स्कोप भी तो कोई चीज है। आ रही है भाई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंट्रोल। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब ये समझ लो आर्टिकलशिप करने आप जाओगे, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ज्यादातर स्टूडेंट कोई अच्छी फॉर्म में अगर आप जाएंगे ना, दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डू सम काइंड ऑफ एरर इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इंदौर में एक जॉनी हॉट डॉग है, कभी सुना हो आपने? तो छप्पन दुकान बड़े फेमस है, उबेर ईट्स में एकदम धुआंधार चलते हैं, हाईएस्ट सेल है उनकी उबेर ईट्स में इंदौर में। वो 25 रुपए का 25 रुपीज का एक हॉट डॉग देते हैं, खूब चलता है। आप सीए बन गए तो आपने बोला यार पार्टी कहाँ रखे, तो दोस्त बहुत पुश कर रहे थे पार्टी पार्टी पार्टी, हमने बोला यार वहीं खिला देते, 25 रुपए का हॉट डॉग है, आदमी कितने खाए, एक दो। हमने बोला चलो आ जाओ, 50 दोस्तों को हमने वहीं बुला लिया कि आ जाओ खाने। आए कितने? 70। अरे दोस्त तुम तो ऐसे होता है कितने आ गए, बोले यार तूने बुलाया नहीं तो क्या हुआ, बुलाने की जरूरत है क्या भाई भाई में। तो 70 दोस्त वहां पहुंच गए और सबने हॉट डॉग खाए, किसी ने 3 किसी ने 5 किसी ने और ज्यादा। तो ऐसे लमसम करके हमारे कई सारे हॉट डॉग हो गए। तो घुमा फिरा के 200 हॉट डॉग लोगों ने खा लिए और हमारा 5,000 का बिल आ गया। हमने वहाँ 5,000 रुपये जॉनी भाई को दिए। जॉनी भाई बचपन से हमको जानते हैं, हॉट डॉग खा के ही बड़े हुए हैं। जॉनी भाई ने हमसे बोला कि यार क्या बात है, आज पार्टी शार्टी चल रही है, क्या मामला है? हम बोला कुछ नहीं जॉनी भाई, सीए हो गया हमारा कंप्लीट। जॉनी भाई ने बोला क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, क्या फिर आगे जॉब या प्रैक्टिस, क्या मन है तुम्हारा, ऐसे जॉब करोगे प्रैक्टिस? सर वो तो सिंपल है, देखो इंटरव्यू देने जाएंगे, जॉब लग गई तो ठीक, नहीं तो प्रैक्टिस, और नहीं जमी तो कोचिंग पढ़ा लेंगे आपके जैसे। तो अपन ने बोला यार अपन प्रैक्टिस करेंगे। हमने बोला यार सर प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस में बढ़िया रहता है, आर्टिकल मिलते हैं, 10 आर्टिकल को रगड़ो, एकदम जीवन एकदम रिलैक्स रहता है। तो जॉनी भाई ने बोला यार हमें ऑडिट तो नहीं कराना, हम कराते नहीं अभी। हम बोला यार जॉनी भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, इनकम टैक्स में तो लिमिट है, 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाए तो ऑडिट कराना पड़ेगा। तो आपका टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर तो नहीं है, फिर कोई ऑडिट की दिक्कत नहीं है। जॉनी भाई ने बोला नहीं यार अपना टर्नओवर तो महीने का 1 1.5 1.5 करोड़ महीने का होता है। हम बोला है महीने का 1.5 करोड़, तो साल का क्या 15-20 करोड़ हो जाता है? उसने बोला हाँ। हमको अंदर से रियलाइज हुआ कि यार सीए क्यों किया, हॉट डॉग ही बेच लेते।
हमने यार जॉनी भाई फिर तो ऑडिट कराना पड़ेगा आपको। उन्होंने बोला यार हमने तो अपॉइंट ही नहीं किया, आप कर लो। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, क्लाइंट ही मिल गया, कल से ऑडिट शुरू। हमने यार अच्छे से ऑडिट करेंगे। पहला ऑडिट हम गए, जॉनी भाई की ऐसी दुकान है, जो लोग इंदौर नहीं आए उनके लिए, ऐसे एकदम रोड साइड में ऐसी शॉप है, ओपन शॉप है, लोग आते पैसे इनफैक्ट हॉट डॉग ऑर्डर करते हैं, बोलते हैं जॉनी भाई 3 हॉट डॉग देना, 3 हॉट डॉग दिए, पैसे अपन ने दिए और फिर निकल गए। ऐसे चलता है, कोई ऐसा कंट्रोल टोकन सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है। हम जब वहाँ खड़े हुए हमने देखा, हम 1 घंटे तक खड़े रहे तो हमने देखा कुछ, हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। हमने जॉनी भाई को बोला अब भी आओ। हम बोला क्या हो? हमने बोला आप आओ। जॉनी भाई आए। हम बोला जॉनी भाई आपके यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सुनोगे तो आप सुन नहीं पाओगे, शायद आपको दिल का दौरा भी आ जाए, जमीन पांव तले खिसक जाएगी। जॉनी भाई ने बोला हुआ क्या, बता तो सही। हमने बोला आपके यहाँ 10 लोग हॉट डॉग खाते हैं और पैसे सिर्फ 8 ही दे के जाते हैं, 2 लोग फुर्र हो जाते हैं। जॉनी भाई ने बोला क्या बात कर रहा है? हमने बोला हमें मालूम था आप ऐसा ही रिएक्ट करोगे। जॉनी भाई ने बोला हाँ, क्योंकि हमको तो लग रहा था 6 लोग पैसे देते। हमला है? उन्होंने बोला हाँ। हमला आपको मालूम है? उन्होंने बोला हाँ पता है हमको। तो क्या हो गया इसमें? वो तो होता ही है। उस दिन तुम भी आए थे, तुमने 5,000 रुपये दिए थे, तुम्हारा बिल 5,300 का हुआ था। हमला जॉनी भाई आपको पता है? बोले हाँ बचपन से तू आ रहा है, तूने कितनी बार हमारे यहाँ पे हॉट डॉग 3 खाए, 2 के पैसे दे के गए। सही बोल रहे हैं? बोला हाँ जॉनी भाई बात तो सही है। बोला अब आप बताइए क्या एज एन ऑडिटर आप मैटर रिपोर्ट करोगे? पहला क्वेश्चन, क्या जॉनी भाई के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? गलत है या नहीं है? क्यों है? एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम उतनी नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्या उनकी सेल्स ज्यादा है और वो कम दिखा रहे हैं, या सेल्स ज्यादा कर सकते हैं पर कर नहीं रहे? क्या ज्यादा कमा के बुक्स में कम दिखा रहे हैं, या ज्यादा कमा सकते हैं और कमा नहीं रहे हैं? यानी जितना कमा रहे हैं उतना तो दिखा रहे हैं, यानी बुक्स तो गलत नहीं। भाई आप समझो आप सीए बन गए, आपने बोला, मैंने बोला यार फास्ट का ऑडिट कर दो, आपने बोला ठीक है सर कर देते। आपने चेकिंग करी और आपने देखा कि यार कुछ स्टूडेंट को हमने पेन ड्राइव में कोई डिस्काउंट दे दिया। आपने बोला सर ये डिस्काउंट क्यों दिया? मैंने बोला यार जरूरती स्टूडेंट था तो दे दिया हमने। आपने बोला नहीं सर बिना डिस्काउंट के भी ये पेन ड्राइव ले सकता था, वो जानते हैं हम उस स्टूडेंट को, कोई जरूरत देने थी आपको डिस्काउंट देने की, आपने फालतू में दिया, हम तो रिपोर्ट में डालेंगे कि आपने फालतू में खर्चा किया। मतलब यार कैसी बात है, मैंने डिस्काउंट दिया, मेरी इच्छा। आपने बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, इच्छा भी नहीं चलता, हम तो बोलेंगे आपने कम पैसे कमाए। अरे मतलब यार कमाए जितने उतने तो दिखाए ना आपने। नहीं सर ज्यादा कमा सकते थे आप बताओ ऑडिटर ऐसा रिपोर्ट करेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। अब आप क्या करोगे बताओ? फाइनेंशियल तो सही, जॉनी भाई बोल रहे हैं भाई फाइनेंशियल गलत होते तो आप रिपोर्ट में लिखते कि कुछ गड़बड़ है तो समझ में आता है, ही नहीं गलत तो क्या लिखोगे? मतलब बात तो सही है। बताएं रिपोर्ट करें या नहीं? एडवाइस दे देंगे वो तो फ्री में बिकती है। क्योंकि एक चीज समझो, अगर आप रिपोर्ट कर भी देते तो क्या करते कि भाई आप हॉट डॉग जो बेच रहे हो उसमें आप ज्यादा कमा सकते हो, आप नहीं कमा रहे हो, और ये चीज तो मैनेजमेंट को पता भी है पहले से। मुझे कोई सुझाव दे सकते हो कि आप जिससे ये दिक्कत दूर हो जाए? क्या कंट्रोल लगाऊं मैं? टोकन सिस्टम कर दो। जॉनी भाई ने बोला हमने टोकन सिस्टम किया था, हमारी सेल आधी हो गई। क्योंकि हमारे आदमी हॉट डॉग खाने इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसको टेस्ट पसंद है, इसलिए भी आता है क्योंकि 30 सेकंड में उसके हाथ में हॉट डॉग आ जाता है। आदमी आता है बोलता है जॉनी भाई 2 बैंजो, और यहाँ उसको बैंजो हाथ में दे देते हैं। रुकना नहीं पसंद है किसी को, और कोई और उसे रोके तो जरा भी नहीं। यहाँ क्लास के बाद पार्किंग में 10 मिनट आप गप्पे मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक से आप गए चौराहे पे, अगर ऑरेंज लाइट हो गई, येलो लाइट, आप यूं निकालोगे गाड़ी। 1 मिनट के लिए आप जान दांव पे लगा दोगे, क्योंकि अपने को सिग्नल में 1 मिनट पसंद नहीं है रुकना। जॉनी भाई बोलते हैं आदमी को किसी और के लिए रुकना पसंद नहीं है। हमारे यहाँ आता है उसको ये पूरे के पूरे मार्केट में हमसे ज्यादा जल्दी उसको खाना कोई नहीं डिलीवर कर सकता, इसलिए उसकी पहली पसंद है हम।
मैंने टोकन सिस्टम किया, 3 मिनट लगेंगे एक हॉट डॉग डिलीवर करने में, क्योंकि पहले लाइन में लगेगा, पैसे देगा, फिर टोकन लेके दिखाएगा, फिर उसके बाद हॉट डॉग मिलेगा, हमारी सेल गिर जाएगी, हम तो कर चुके। मैकडोनाल्ड्स पूरी कंपनी इस कॉन्सेप्ट पे बनी। मैकडी के ओनर ने देखा कि यार यूएस में कई सारे लोग हैं जो लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल करते हैं, तो उनको क्या करना होता है, गैस सीएनजी होती है, गैस भराना पड़ती है, तो उस फ्यूल स्टेशन पे रुकते हैं और गैस भराने में 5-1 मिनट लग जाते हैं, तो आदमी खाली रहता है, और भूख एक ऐसी चीज़ है जो सामने खाना रहता है तो और लगती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैस स्टेशन पेट्रोल पंप वालों से बात की कि यार ऐसे भी आपकी तो खाली जगह, आप हमें छोटी सी जगह यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पे हम हमारे रेडीमेड बर्गर रखेंगे, कोई भी आदमी बोलेगा उसको गर्म करके हाथों हाथ सर्व कर देंगे, जो भी पैसा कमाएंगे उसमें आपको एक हिस्सा दे देंगे। लोग मान गए, उन्होंने पेट्रोल पंप पर बर्गर बेचना शुरू कर दिया, और तब जाके फास्ट फूड नाम इजाद हुआ। तो लोगों ने बोला यार कितना बढ़िया है यार, मेरे को इतना ट्रैवल करना पड़ता है, मैं कहीं जाता हूँ खाना बनवाता हूँ, इससे अच्छा जब गैस भरवाऊंगा वहीं पे क्या करूंगा, मैं बर्गर ऑर्डर कर दूंगा, जितनी देर में गैस भराएगी रेडीमेड मेरे को बढ़िया गर्मा गर्म बर्गर मिल जाएगा। और आज देखो आप, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन उस कॉन्सेप्ट पे बनी। जॉनी भाई उसी लॉजिक पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी वर्किंग पे थोड़ी ना क्वेश्चन कर सकता हूँ, वो बेहतर जानते हैं धंधा कैसे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरा सवाल है आपसे, ए क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल चेक करना है? बी कभी कंट्रोल में खामियां मिली तो क्या उसे रिपोर्ट में करना है? रिपोर्ट अंदर एडवाइस दे वो अलग बात है, रिपोर्ट में क्या लिखना है? ध्यान से सुनना जवाब। ए क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल चेक करना है? यस। बी क्या उसकी खामियां उसे रिपोर्ट करना है? नो। तो जब रिपोर्ट नहीं करना तो चेक क्यों करना है? उससे आपको कितनी चेकिंग करना है ये समझ में आएगा। समझना बात को। इंडिगो एयरलाइंस में मैंने परचेज चेक की तो मैंने देखा उनका बढ़िया सिस्टम है, 3 आदमियों की कमिटी है, टेंडर निकलता है, कोटेशन आती है, तीनों लोग साथ में एक साथ एनवलप खोलते हैं, लोएस्ट कोट वाले को बुलाते हैं, निगोशिएट करते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं, फिर ऑर्डर जाता है। एयर इंडिया में जब माल खरीदा जाता है, एक परचेजिंग मैनेजर है, वो खुद ही अपने हिसाब से ऑर्डर देके माल खरीद लेता है। हेलो। ए कंट्रोल किसके खराब है? एयर इंडिया के। पर हो सकता है एयर इंडिया का परचेजिंग मैनेजर इंडिगो की परचेजिंग कमेटी जिस रेट पे माल खरीद रही है उससे भी कम पे खरीदता हूं, पॉसिबल है। तो मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि यहाँ कंट्रोल्स खराब है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि एयर इंडिया में एक इंडिविजुअल आदमी ये काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉड गफले होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर यहाँ 100 परचेज हुई है साल में, तो शायद इंडियन एयरलाइंस की 100 में से मैं 50 परचेज चेक करूंगा, पर इंडिगो में अगर 100 परचेज हुई है तो मैं शायद 100 में से 20 ही चेक करूँ। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी इंटरनल कंट्रोल चेक करने से ऑडिटर को ये समझ में आएगा कि अपने को कितना ज्यादा सैंपल साइज यानी कि कितनी ज्यादा चेकिंग करना है। इससे अब आप समझो दोस्तों, सारी चीजें कनेक्टेड है, ये पढ़ोगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा ऑडिटर चलता कैसे। हेलो। चौथे माले पे जाना है, सीढ़िया से जाओगे या लिफ्ट से? लिफ्ट से। हेलो। पर लिफ्ट अगर श्रीवर्धन अपनी ये जो बिल्डिंग है इस टाइप की बिल्डिंग की हुई तो जाओगे क्या? शायद नहीं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वो 2 फ्लोर के बीच में ही रुक जाती है, तो फिर वहां कैसे पसंद करोगे? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एयर इंडिया के कंट्रोल यहाँ की लिफ्ट जैसे हैं जो बीच बीच में रुक जाती है, इसलिए बेहतर है कि वहां आप डिटेल में चेकिंग करके जाओ, हो सकता है वहां भी गड़बड़ ना निकले। इंडिगो के कंट्रोल्स में लिफ्ट हमारी क्या है, एकदम बढ़िया मॉल जैसी लिफ्ट है, वहां आप लिफ्ट से जाइए, आपका समय बचेगा, क्योंकि उस पर आप रिलाय कर सकते हो। तो कंट्रोल चेक करना अनिवार्य है, पर क्यों चेक करना है? ताकि अपन अपनी साइज डिसाइड कर सके, सैंपल साइज कितना चेक करना है, इसलिए नहीं ताकि उसकी खामियां मैं रिपोर्ट कर सकूं, क्योंकि वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, आप उस पर्चे में मत पड़ो, लेट द मैनेजमेंट डिसाइड। हाँ, मैनेजमेंट को इंटरनली रिपोर्ट कर दूंगा, पर अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऐसे तो फिर क्या आएगा मालूम है, मैंने अगर रिपोर्ट में लिख दिया कि सेल्स के कंट्रोल खराब है, तो मालूम है लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब बाकी सारे कंट्रोल सही है,
मेरा काम सारे कंट्रोल चेक करना थोड़ी ना था, वो तो जो मेरे सामने आया मैंने वो रिपोर्ट कर दिया। तो फिर क्या होगा मालूम है, फिर लोग क्या बोलेंगे कि अच्छा ऑडिट का मतलब ये दिखे तो रिपोर्ट कर दो, नहीं तो नहीं दिखे तो बच गए। हम बोला यार ऐसा थोड़ी ना, हम अच्छे से चेक करते हैं। तो उसने बोला फिर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि ये कंट्रोल खराब है बाकी सब खराब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, क्योंकि आपने सारे चेक किए नहीं है, बेहतर है आप रिपोर्ट ही मत करो, क्योंकि आपका काम फाइनेंशियल्स पे है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रहे हैं तो रिपोर्ट करना ही। जैसे कि अगर एयर इंडिया में आपने देखा कंट्रोल नहीं है और इस कारण से 100 रुपए का माल 150 में खरीदा जा रहा है और 50 रुपए परचेसिंग मैनेजर अपनी जेब में डाल रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना ही है, क्योंकि उसका इफेक्ट P&L में आने लगा है। आया सबको समझ में? जवाब दीजिए। ए, क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल्स चेक करना है? यस। बी, इसलिए ताकि वो उसकी गलतियां रिपोर्ट कर सके? नहीं तो क्यों? सिर्फ अपनी सैंपल साइज डिसाइड कर सके। इसको आगे अपन बोलते हैं टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये फ्रेज बहुत बार यूज होगा। इसको कुछ स्टूडेंट याद कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं। समझने वाले के साथ फायदा है, उसको मालूम पड़ जाएगा ये वाला फ्रेज कहाँ कहाँ अपने आप डालना है, नेचुरली उसकी लैंग्वेज में आ जाएगा। याद करने वाले की लैंग्वेज में कभी नहीं आएगा, उसको याद रखना पड़ेगा, ये मुझे लिखना पड़ेगा, उसे याद ही करना पड़ेगा यहाँ ये लिखना है। समझने वाले को अपने आप समझ में आएगा यहाँ पे ये लैंग्वेज आएगी। तो कंट्रोल चेक करना है ताकि हम अपने फर्दर प्रोसीजर कितने लगाने हैं, उसका नेचर, उसका टाइम, उसकी एक्सटेंट, क्वांटिटी डिसाइड कर सके। आया भाई थोड़ा थोड़ा समझ में? लेकिन दोस्तों ये नियम का एक छोटा सा बदलाव हो गया अब कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद। कंपनीज एक्ट 2013 ने ये कह दिया है क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट और ओनर अलग अलग होते हैं। मैनेजमेंट और ओनर, शेयर होल्डर ओनर है, मैनेजमेंट कोई भी हो सकता है। इसलिए बड़ी कंपनियों में, हर कंपनी में नहीं, वो अपन लिमिट्स पढ़ेंगे, बड़ी कंपनियों में इंटरनल कंट्रोल की खामियां भी रिपोर्ट होगी, भले ही उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो या ना हो। क्योंकि आप समझो जॉनी हॉट डॉग के केस में जॉनी भाई ओनर थे, वही मैनेजर थे, उनको बता दिया काम हो गया। पर आप 2 मिनट के लिए समझना कि सपोज ये जॉनी हॉट डॉग की जगह रिलायंस की शॉप होती, अरे बोलो, रिलायंस ने बोला चलो हॉट डॉग भी बेचते अपन, तो उन्होंने दुकानें खोल दी रिलायंस फ्रेश के पड़ोस में। वहां अगर ऐसी गड़बड़ आपको मिलती और आपको लगता है ये गड़बड़ सिर्फ इस दुकान की नहीं है, ये हर दुकान में ये इंटरनल कंट्रोल इशू है, हाँ बताओ क्या ये रिपोर्ट करते या नहीं करते? क्योंकि वहां पे हम बोलते हैं यार हमें शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा, फिर शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करे, अगर उन्हें लगता है कि ये कंट्रोल लूज रहने दिया जाए तो रहने दिया जाए, पर हम छोड़ नहीं सकते। तो आप बताइए इस रूल का एक्सेप्शन किस में आएगा? कंपनीज एक्ट में, फॉर लार्ज कंपनीज। वहां पे इंटरनल कंट्रोल चेक भी करना है और खामियां मिले तो रिपोर्ट भी करना। आ रहा है समझ में? तो जनरल रूल बोलता है खामियां रिपोर्ट नहीं करना है, एक्सेप्शन हमेशा मिल सकता है। लो भाई इंटरनल कंट्रोल थोड़ा समझ में है। ये बात तय है कि इंटरनल कंट्रोल हमें सिर्फ कौन से चेक करना है? फाइनेंशियल। चौकीदार की गोली में बंदूक, सॉरी बंदूक में गोली है या नहीं, ये हमें कभी चेक नहीं करना है। हेलो, वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का कंट्रोल है, ये हमें कभी नहीं करना है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल नेचर के जो भी कंट्रोल होते हैं वो हमें जरूर चेक करना है। कैश की काउंटिंग हो रही है तो आईपीसीसी में जो सवाल आया था कि एक कंपनी में कई सालों से कैश वेरीफाई नहीं हुई है, तो बताइए एज एन ऑडिटर अब आप क्या करोगे? जवाब दो। कई सालों से कंपनी ने कैश वेरीफाई नहीं करी है, पर एक्चुअली जब ऑडिटर ने चेक किया तो कैश सही निकली। अब आप बताइए एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? रिपोर्ट करेंगे, और अगर वो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो नहीं करेंगे। तो जवाब कैसा बनेगा? अभी बनाना नहीं है, आगे बनाएंगे अपन। कैसे बनेगा? ए, बिकॉज द कंपनी हैज वीक इंटरनल कंट्रोल्स, हेंस ऑडिटर शुड अप्लाई ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जैसा आपने लॉजिकली बोला था ना, उसको अपने को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आपने क्या बोला था? सर एक बार चेक हुआ तो जरूरी थोड़ी ना हर बार सही आएगा, बोला था ना किसी ने। तो हमें लिखना पड़ेगा कि बिकॉज इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, वीकनेस बोलते हैं, वीकनेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड, ऑडिटर विल हैव टू इंक्रीज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर। Hence auditor should multiple times auditor should verify cash। और आगे अपन देखेंगे he should conduct surprise verification, क्योंकि फ्रॉड के चांस है ना यहाँ, तो सरप्राइज करेगा। And even after that if there is no difference in the cash balances then auditor will give an unmodified, अपन पढ़ेंगे unmodified यानी true and fair।
However, in case of companies, if the company is coming under large company category, auditor will have to report deficiencies of internal control. आया भाई समझ में? ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई है दोस्तों. ये छोटी सी बात अपन पढ़ेंगे, इससे आपके इस तरह के क्वेश्चन के आंसर बनेंगे, पर जब तक आप ये लॉजिक नहीं समझोगे ना, आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीजों. चलिए, तो ये हमारा पहला मुद्दा हो गया, किसका बोलो? इंटरनल कंट्रोल. दूसरा, लॉज एंड रेगुलेशन. चाइल्ड लेबर. छोटू बताएं, क्या ऑडिटर रिपोर्ट करेगा गड़बड़ मिली तो? लार्ज कंपनी है तो करेगा, सेम रूल लगा दे, और छोटी में नहीं करेगा. यानी कंपनीज एक्ट के अनुसार करेगा और बाकियों के अनुसार नहीं करेगा. पर मैं चाइल्ड लेबर की बात कर रहा हूं. चाइल्ड लेबर फाइनेंशियल लॉ है या नॉन फाइनेंशियल है? नॉन फाइनेंशियल. भाई देखो, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब तो फाइनेंशियल है, ये तो चेक करता ही ऑडिटर. चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंट पोल्यूशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, ये सब के लॉज नॉन फाइनेंशियल है. हाँ भाई, फैक्ट्री में अगर आपने देखा काला धुआं निकल रहा है चिमनी से, जो कि अलाउड नहीं है, क्या रिपोर्ट करोगे? क्या लिखोगे? बैलेंस शीट साफ है पर धुआं काला है. हाँ, क्या बोलोगे? यहाँ चाय छोटू पिला रहा है, चाइल्ड लेबर, बाकी सब सही है. मैनेजमेंट बोल रहा है यार ये गलत है, पर सवाल वापस वही उठेगा. क्या क्या बोल रहे हो? चाइल्ड लेबर है, इसका मतलब बाकी सारे लेबर लॉ का पालन हो गया. क्यों? क्योंकि आपने एक चीज में बताया गड़बड़ है, यानी बाकी में नहीं है. अब आप बताइए कि ऑडिटर सारे लेबर लॉस चेक करेगा क्या? भारत में अगर आपको एक 5 स्टार होटल सेट करना है तो 80 लाइसेंस लेना पड़ते हैं. 80, 80 एक्ट्स आर एप्लीकेबल ऑन यू. 80. इतनी एक्ट का कंप्लायंस अपन चेक करें? अपने से 5 पढ़ने में दिक्कत हो रही है. सिविल जज की तैयारी करते हैं ना, तो 100 एक्ट तो आपके कोर्स में होती है, 100 एक्ट्स. क्या ऑडिटर से एक्सपेक्ट करे कि उसको ज्ञान हो इसका? हेलो, क्या करें? आईसीआई ने इतनी बढ़िया बात बोली है इसमें. आईसीआई कहता है अगर फाइनेंशियल रिलेटेड लॉ है तो चेक करना ही है, किसी को डाउट ही नहीं है. बाकी सारे लॉ नहीं करना चेक, खत्म. क्योंकि हम क्या क्या कर लेंगे, हमारे स्कोप में ही नहीं. लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई उल्लंघन मिले तो रिपोर्ट करना है, फिर वो फाइनेंशियल का हो या नॉन फाइनेंशियल. क्योंकि हर उल्लंघन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पेनल्टी के माध्यम से तो आएगा ही आएगा. यानी सवाल का जवाब ये है, ए, क्या ऑडिटर को चाइल्ड लेबर हो रहा है या नहीं चेक करना है क्या? नहीं. बी, अगर उसको चाइल्ड लेबर होता हुआ दिख जाए तो रिपोर्ट करना है क्या? हाँ, क्योंकि पेनल्टी कंपनी पे लग सकती. और आपको लगा सर ये सवाल जो आप पूछ रहे हो, ये सवाल तो ऐसे आपने बनाने समझाने के लिए बना दिया. आपको जान के ताज्जुब होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आईपीसीसी में भी और फाइनल में भी, ड्यूरिंग द कोर्स. अपने मटेरियल में भी है, ईयर भी दिया हुआ है उसमें कब पूछा था. During the course of audit, you have found child labor being happening in the entity. Are you as an auditor responsible to report? और आपको आंसर लिखना पड़ेगा. ये सब इंस्टीट्यूट ने कहा समझा है, कहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं है अपन लॉजिक से बोल रहे हैं, दिया हुआ है. इसको पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि वो चीज़ जब आती है अपन तब पढ़ते हैं. पर क्या होगा दोस्तों, अपन वहां जाके पढ़ेंगे ना, तब तक आपको ये मालूम ही नहीं है, तो बस आप टॉपिक पढ़ रहे हो. अब आप थोड़ा ऑडिट समझोगे तो सही कि होता क्या है, देखते क्या है, क्या नहीं देखते, क्यों नहीं देखते, तो फिर आप चीज़ों को रिलेट करेंगे. तो उन्होंने सवाल पूछा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको चाइल्ड लेबर प्राप्त हुआ है तो क्या करोगे? तो आंसर में लिखा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी तो नहीं है नॉन फाइनेंशियल लॉ चेक करने की, लेकिन अगर उसको नॉन कंप्लायंस मिले तो सबका रिपोर्ट करना है, फिर भले ही वो चाइल्ड लेबर क्यों ना. यानी आपको ऑडिट के दौरान आर्टिकल को चिमनी पे नहीं भेजना है कि जा ऊपर जाके देख धुआं काला तो नहीं है, पर अगर आपको दिख जाए काला धुआं निकल रहा है चिमनी से तो लिखना पड़ेगा आपको कि ये उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पेनल्टी के कारण उससे आपके प्रॉफिट्स अफेक्ट हो सकते. आया भाई, सबको समझ में क्लियर है? ठीक है. अगला मुद्दा, जब आप ऑडिट करेंगे तो क्वालिटी इश्यूज चेक करना है कि आपको. एग्जाम का क्वेश्चन है, आप ऑडिट कर रहे हो एक एंटिटी का जो ज्वेलरी बना के बेचती है, और वो बोलती है कि हमारी ज्वेलरी प्योर गोल्ड की है, जबकि उसकी ज्वेलरी में मिलावट है. और ये चीज ऑडिटर नहीं पकड़ पाया.
नहीं पकड़ पाया और बाद में ये फ्रॉड उजागर हुआ है, क्या ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? कंपनी कह रही है हमारी ज्वेलरी किसकी है? प्योर गोल्ड की, सोने दी है, लेकिन उसमें पित्तल मिला हुआ है। कंपनी का कहना है दुनिया ही पित्तल, ओ सॉरी गलत फोटो आ गया। तो कंपनी की ज्वेलरी है प्योर गोल्ड बोल रही हो, पर वो है नहीं प्योर गोल्ड की, पित्तल मिला हुआ है उसमें। आप बताइए क्या बोलते हो? क्या ऑडिटर रिपोर्ट करेगा? दूर दूर तक नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है भैया। हम बोलेंगे बॉस क्वालिटी वगैरह हम चेक नहीं करते। भैया आप एक रेस्टोरेंट का ऑडिट कर रहे हो, उसके किचन में एक्सपायरी डेट का माल डाला जा रहा है। जो बादाम शेक में बादाम यूज किए जा रहे हैं वो नहीं बोल पाऊंगा मैं, खराब वाले वो यूज किए जा रहे हैं उसमें। आपने खुद ने देखा है, एक बार तो आपने ही बादाम शेक पी लिया था, आपको भी अंदर से ऐसा लगने लगा है कि रिपोर्ट कर दे, पर ये चेक करना है या रिपोर्ट करना है? हाँ, इससे कोई कानून का उल्लंघन हो तो वो बात अलग है, बाकी हमें क्वालिटी वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी मुद्दा, ऑडिट ये सोच के करना है क्या कि मैं ओनर होता तो ऐसा खर्चा करता? ऐसा सोच के करना है क्या? बोलो यस और नो। इससे क्या होगा? हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ओनर होता तो ये उजागर नहीं करता है, ऐसा नहीं है ये कि फ्रॉड छुपा लेता। इसका मतलब ये है कि ये खर्चा अगर मैं होता ना तो नहीं करता। ये खर्चों का ऑडिट होता है, प्रोपराइटरी ऑडिट। जैसे हमारे मार्केटिंग के जो लोग हैं ना, वो कहीं पे भी मार्केटिंग में अगर टूर पे जाते हैं तो हम उनको 2,000 पर डे का एक डेली अलाउंस देते हैं, होता है ना ऐसा भत्ता खाने पीने के लिए। मुझे लगता है कि अगर मेरी कंपनी होती ना तो मैं मार्केटिंग वालों को 500 रुपये ही देता, 500 रुपये में सब हो जाता है। 2,000 रुपये देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी कंपनी की होती है, रहना कंपनी का होता है, एक टाइम खाना भी कंपनी में ही खाते हैं वो लोग। बहुत ज़्यादा ही है। आप बताइए क्या इस मुद्दे को आप रिपोर्ट में डालेंगे? क्या बोल के? इससे फाइनेंशियल्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। पर एक बात बताओ, क्या ये फ्रॉड है? कोई कंपनी की पॉलिसी है। हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि कंपनी की पॉलिसी आप क्वेश्चन मत करो। क्यों? आप मैनेजमेंट नहीं हो। धंधा कैसे और क्या करना है वो उसको डिसाइड करने दो। आपको आपकी सोच से बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ ऑडिट करना है। आपको ये देखना है कि मार्केटिंग के आदमी को 2,000 रुपये पर डे अलावेंस दिया जा रहा है, अगर वो बाहर जाता है तो अलावेंस सिर्फ तब दिया जाए जब वो बाहर है। पर्सनल काम से गया है तो अलावेंस नहीं दिया जा रहा है। पर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है कि 2,000 रुपये ज़्यादा है या कम। भाई कल दिन आप ऐसे बोल दो कि कंपनी में जो चाय आती है वो 10 रुपए की आती है, जबकि 6 रुपए की बढ़िया कट नीचे मिलती है ठेले पे, तो एम्प्लॉय वहां से क्यों नहीं मंगवाते? आप ये सब क्वेश्चन मत करो दोस्त, क्योंकि फिर आप बिजनेस में चले जाओगे, आपका काम बिजनेस करना नहीं। ये सिर्फ एक संस्थान का ऑडिट है जिसमें ये चेक करते हैं, कौन सी? गवर्नमेंट एंटिटीज में, क्योंकि वहां पे पैसा जनता का है। वहां उनके पास ये राइट नहीं है कि वो जैसे खर्चना चाहे खर्च सकते हैं। शेयर होल्डर का नहीं है, पब्लिक का है। तो आपके कोर्स में गवर्नमेंट ऑडिट है, वहां पे आप ये टर्म सुनेंगे, प्रोपराइटरी ऑडिट। कंपनीज एक्ट में कुछ कुछ चीजों में प्रोपराइटरी एलिमेंट चेक करते हैं, वो अपन देखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बाकी चीजें जो आपको समझाना थी मुझे वो मैंने बताई। मेन इंटरनल कंट्रोल और लॉज आपको समझना जरूरी है। क्लियर हुआ है? तो डेफिनेशन में ऑडिट इज इंडिपेंडेंट क्या? बोलो। एग्जामिनेशन, किसका एग्जामिनेशन है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और ये सब आप क्यों कर रहे हो? ताकि आप क्या दे सको? ओपिनियन। ओपिनियन में नॉर्मली अपन क्या देते हैं दोस्तों, रिपोर्ट में क्या लिखते हैं? ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर या ट्रू एंड करेक्ट? दोनों में फर्क क्या है? बताइए, दोनों में फर्क क्या है? ज्यादा मुश्किल क्या? अपन तो ऐसे बात करो, ट्रू एंड करेक्ट। करेक्ट मतलब एकदम सही, फेयर मतलब ठीक। ये कैसे निकाला अपन ने? सर ट्रू ट्रू कॉमन है तो वो कट गया, तो बचा क्या? फेयर और करेक्ट, जो डिफरेंस है उसको कंपेयर कर लो। फेयर मतलब ठीक, करेक्ट मतलब सही। सही बोलना मुश्किल है, ठीक बोलना आसान है। ये ट्रू तो एवं ही है, ऐसे ही लग रखा है, बोलने में ठीक लगे।
मुझे एक बात बताओ, ट्रू और करेक्ट शब्द में क्या फर्क है? ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और इनकरेक्ट में क्या फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है। फाइनल वाले बच्चों से सवाल पूछो ना तो वो इसमें भी फर्क निकाल देते हैं, क्योंकि सीए में घुस के आदमी ऐसा हो जाता है, उससे कुछ भी पूछ लो, पापा और पिता में क्या फर्क है, वो भी निकाल देगा। इतना पढ़ाई कर करके दिमाग ऐसा हो जाता है। कोई फर्क नहीं है, ट्रू बोलो करेक्ट बोलो, एक ही बात है, एक ही चीज है। तो होता क्या है, ट्रू एंड करेक्ट में अपन बोलते हैं ट्रू एंड करेक्ट मतलब सही, तो ट्रू एंड फेयर मतलब सही एंड फेयर, पर अपन ने सही सही तो कॉमन में ही काट दिया, समझना आप। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब सही है, ट्रू एंड फेयर का मतलब सही तो ही है, साथ ही साथ में उपयुक्त भी है। घर वाले आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, शादी थी, तो निकल रहे थे कहीं, तो उन्होंने बोला भाई सब लोग जा रहे हैं, हमें भी बोला चलने के लिए। हमने बोला क्लास छोड़ ही नहीं सकते अपन, तो संभव ही नहीं। डैड ने बोला कुछ नहीं होता, 2 दिन की क्लास छूटेगी, चल। हमने बोला नहीं था, क्लास तो छूटेगी नहीं। मॉम ने बोला अकेला कैसे रहेगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हम बोला नहीं नहीं मॉम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो बस 5-10 हज़ार रुपये दे देना। डैड ने बोला सब मालूम है क्या करेगा रुपये उपये का, और ये पीछे घर में क्या करेगा ये भी पता है। हमला अरे क्लास से फ्री होंगे तो कुछ करेंगे। डैड ने बोला मुझे मालूम है तू क्यों रुक रहा है, तेरे को उससे मिलना है और कुछ नहीं है। हमने बोला कैसी बात कर रहे हो पापा? मॉम ने बोला कसम खा कि 2 दिन में तो उससे मिलने नहीं जाएगा। मैंने बोला ठीक है कसम खाई नहीं जाएंगे, ऐसे तो कोई है नहीं हमारी, पर होती तो भी नहीं जाएंगे, बस कसम खाई नहीं जाएंगे। घर वाले चले गए, 2 दिन वो हमसे मिलने आई, हम नहीं गए। 2 दिन बाद घर वाले आए, मॉम डैड दोनों आए। मॉम ने हमको देखा, बोल रही है कितना पतला हो गया है, क्या हालत बना ली है। डैड ने बोला अरे 2 दिन में कोई पतला होता है, कुछ नहीं हुआ, पूछो उससे कितनी बार मिलने गया था उससे। मॉम ने बोला अरे कोई नहीं गया होगा, आप भी ना यार मिलने तो दो। डैड ने बोला बता मिलने गया था कि नहीं गया था? हम बोला नहीं गए थे। हाँ बताइए क्या आपका जवाब करेक्ट है? डैड ने पूछा मिलने गया था, मैंने बोला हाँ, नहीं नहीं गए थे। अब वो पूछते वो मिलने आई थी तो हम बोल देते आई थी, वो पूछा ही नहीं तो हमने जवाब ही नहीं दिया। क्या आपका जवाब करेक्ट है? पर क्या ये फेयर है ऐसा जवाब देना? नहीं। फेयर क्या होता? पूरी चीज बताना। अब ऑडिटर से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि चीजें सही है तो वो बोल दे हाँ सब सही है, उससे ये भी एक्सपेक्टेड है कि सही है, और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसे आप लोग अकाउंटिंग में फुल डिस्क्लोजर कहते हो। तो ये ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। बहुत पहले ट्रू एंड करेक्ट वर्ड यूज होता था, तो क्या हुआ था, एक कंपनी ने खूब सारा प्रोविजन फॉर बैड डेट बना के नोट लिख दिया था कि हमने इतना प्रोविजन बनाया है। ऑडिटर ने बोल दिया बैलेंस शीट P&L गिव्स अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू। शेयर होल्डर ने कोर्ट में केस लगा दिया ऑडिटर और कंपनी के अगेंस्ट में कि कंपनी प्रोविजन फॉर बैड डेट ज्यादा बना के प्रॉफिट कम कर रही है, इसलिए डिविडेंड हमें कम मिल रहा है। तो वहां के लॉर्ड ने, जज ने डिसीजन दिया कि ऑडिटर की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने क्या किया, ट्रू एंड करेक्ट का है, जो हुआ है उसने चेक किया और बोल दिया सही है। पर हम चाहेंगे कि पूरे कंट्री की अकाउंटिंग बॉडीज अब ऑडिटर से ये अपेक्षा ना करें कि वो ट्रू एंड करेक्ट व्यू ही दे, ये अपेक्षा करें कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, जिससे वो ये तो देखे कि सही है, ये भी चेक करे कि वो प्रेजेंट सही तरह से किया गया। तो पूरे वर्ल्ड में फिर ट्रू एंड करेक्ट को चेंज करके ट्रू एंड फेयर किया गया। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेप आगे जा चुकी है, हमें फेयरनेस भी देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे इन्वेंट्री कभी सुना है आपने? इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? असेट साइड में, कौन से हेड में? नॉन करंट, करंट, करंट में आती है हमेशा। जबकि क्या ऐसी इन्वेंट्री हो सकती है क्या जिसे बेचने में हो सकता है 2-3 साल लगे, ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा, 12 महीने से भी ज्यादा समय लगे, फिर भी वो कहाँ आती है? करंट। क्योंकि ऐसा शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री हमेशा करंट में आएगी। तो अगर आपकी इन्वेंट्री में मटीरियल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऐसी है जो
12 महीने में ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं बिकेगी, तो मैनेजमेंट को नोट लिखना पड़ता है अब कि हमारी इन्वेंट्री में ऐसी कुछ इन्वेंट्री है जो दिखाई है करंट पर वो लिक्विड नहीं है, और अगर नहीं लिखा है उसने तो क्या ऑडिटर रिपोर्ट में नेगेटिव रिमार्क दे सकता है? हाँ, दे नहीं सकता, देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट इज करेक्ट बट इट इज नॉट फेयर। क्योंकि दोस्तों लोगों को लगेगा क्या कंपनी के करंट एसेट इतने और लाइबिलिटी कम है यानी कंपनी लिक्विड है, जबकि एक्चुअल में करंट एसेट में कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं जो लिक्विड नहीं है। तो आप बताओ कि इसमें इतनी एसेट्स लिक्विड नहीं है। आ रहा है समझ? ऑब्वियसली बात है, अगर मटेरियल वैल्यू है तो मटेरियल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं पड़ता। तो अब बताइए हमें ओपिनियन में क्या देना होता है? ट्रू एंड फेयर। ये आया क्या सबको समझ? और अगर कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कहीं कुछ गड़बड़ मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सपोज कहीं कोई गड़बड़ मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ? देखा आपने कि कहीं कुछ गलतियां हैं जो मैनेजमेंट ने सही नहीं की है, तो फिर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है। तो दो तरह के ओपिनियन जाते हैं दोस्तों, ये बाद में पढ़ेंगे। 700 सीरीज है पूरी एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की, उसमें आएगा। ये बस एक छोटी सी बात अभी समझ लो, ज्यादा मत जाओ डिटेल में। आप चेक कर रहे हो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, पर अगर नहीं हुए तो क्या करोगे? ऑडिट छोड़ दोगे या रिपोर्ट में लिख दोगे नहीं है? रिपोर्ट में लिख देंगे नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन के अलग अलग स्तर होते हैं, स्टेजेस होती है। क्या मतलब? कितना ज्यादा मॉडिफाइड? जैसे अपन तो ऐसे समझो यार कि अपना रिजल्ट आया 11वीं का, हाफ ईयरली का, 11th क्लास, हेलो, सब में पास, ये कौन सा ओपिनियन कहलाएगा? किसके जैसा ही है? अनमॉडिफाइड। वेरी गुड। अनमॉडिफाइड मतलब एकदम क्लीन, सब बढ़िया, क्लीन। हेलो, सब में पास हो गए मैथ्स छोड़ के, तो ये क्या क्लीन है क्या या मॉडिफाई हो गया? मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड में आप क्या बोलते हो? ये कैसा मॉडिफाइड है? पूरा ही एकदम सभी गए? नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? गड़बड़ है पर ऐसा नहीं कि सब गलत है। आया भी समझ में? आया? सपोज अपन मैथ्स में ही पास हुए, बाकी सब में रह गए। हेलो, अब अपन ऐसा तो नहीं बोलेंगे घर जाके कि भाई हम मॉरल साइंस में पास हो गए। ऐसे ही बोलना चाहिए पूरे ही फेल हो गए एक तरह से। हेलो, तो ये क्या कहलाएगा? एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। क्वालिफाइड का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, एक्सेप्ट एक आध जगह कहीं गड़बड़ है। और डिस्क्लेमर मतलब हम टेस्ट में बिलीव ही नहीं करते, हम एग्जाम देने जाते ही नहीं है। हमारा मानना है हमारा कंपटीशन खुद से है। कोई एग्जामिनर क्या हमें चेक करेगा? क्या हम टेस्ट देंगे वो हमें चेक करके हमें बताएगा हम पास हुए या फेल? हम हमारी आंखों में, हमारी नजरों में जीतेंगे हारे, हम टेस्ट देते ही नहीं है। तो हाफ ईयरली हो, यूनिट टेस्ट हो, कुछ भी हो, देते ही नहीं। पीटीएम होती है तो आप बताइए क्या हमारा टीचर ये बोल सकता है ये पढ़ने में खराब है, फेल होता है? ओपिनियन ही नहीं बना सकता। बोले हम इस पे ओपिनियन बनाए कैसे? ये टेस्ट दे दो तो मालूम पड़े। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्लेमर। नहीं आया समझ में? कोर्ट में केस चल रहा है कि सलमान भाई ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने ही उसे रौंदा है फुटपाथ पे जो सो रहा था। हेलो, कोर्ट में प्रूव हो गया कि नहीं सलमान भाई गाड़ी नहीं चला रहे थे। ये कौन सा ओपिनियन मिला? अनमॉडिफाइड। अरे बोलो, कोर्ट ने ओपिनियन दिया सलमान भाई गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने ही रौंदा है उसे। ये कौन सा ओपिनियन है? मॉडिफाइड में कौन सा है? एडवर्स। कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि भैया सलमान भाई गाड़ी चला रहे थे लेकिन उन्होंने फुटपाथ पे जो आदमी था उसके ऊपर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन हाँ उनकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, इसके लिए पेनल्टी लगना चाहिए। ये क्या है?
मॉडिफाइड बट क्वालिफाइड। और फाइनली सबूतों के अभाव में कोई डिसीजन नहीं दिया जा पा रहा है, डिस्क्लेमर। वो शोले पिक्चर देखी आपने? हेलो। तो वो जाता है ना मौसी जी के पास बसंती का हाथ मांगने, वीरू के लिए जय जाता है। हेलो। तो आप समझिए, सपोज आप अपने दोस्त के लिए उसकी मौसी जी के पास गए, उसकी फ्रेंड का हाथ मांगने, तो आपने दोस्त से बात की, मौसी जी से बात की कि भाई बसंती का हमारे फ्रेंड के साथ शादी करवा दो। तो मौसी जी ने पूछा कि भाई वीरू में, दोस्त में आपके कोई बुरी आदत तो नहीं है? हमला नहीं नहीं, एकदम हीरा है लड़का, हीरा। हेलो, बिना दाग का। आप बताओ कौन सा ओपिनियन दे रहे हो? अरे एडवर्स नहीं रे, अनमॉडिफाइड। मौसी ने बोला नहीं यार फिर भी कुछ है तो बता दो। हमला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मौसी ने बोला नहीं कुछ भी है तो बता दो। हमने बोला बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सुबह कॉर्नफ्लेक्स की जगह गोल्ड फ्लेक लगती है। मौसी ने बोला क्या बात कर रहे हो, स्मोक करता है वो? हमला हाँ कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता, बस और कोई बुरी आदत नहीं। ये कौन सी हो गई है क्वालिफाइड कि भाई सब सही है एक्सेप्ट कुछ चीजें। मौसी ने बोला और भी कुछ हो तो बता दो। बोले नहीं और कुछ भी नहीं है, बस क्रिकेट में सट्टा करता है। मौसी ने बोला है हाँ, और इससे पहले एक बार शादी हो चुकी है और टूट गई, और एक मर्डर का इल्जाम भी है। अब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये सब छोड़ के सही है या कुछ बचा ही नहीं? तो ये क्या हो गई? एडवर्स। हमने बोला हमें नहीं मालूम, आप जाके मिल लो और देख लो। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लिख लिख के समझेंगे भी, पर ये अभी शब्द आएंगे आपको। अपन जब पढ़ेंगे ना तो ये आ सकता है पहले दूसरे क्लास में ही आपको ये शब्द देखने को मिल जाए, तो वो टर्म वहां पे समझ नहीं आएगी, फिर मैं वहां समझाऊंगा। इससे अच्छा पहले जो टर्म्स आती है मैंने वो यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से आपको समझा दी, तो आगे के चैप्टर में काम आती है थोड़ी। थोड़ा थोड़ा आएगा समझ में। अभी साइड में ये जो दो दिए गए इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दिस, वी विल डिस्कस। तो ये अपन ने सब घुमा फिरा के क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों? बोलो। This covers our discussion on a little bit about what? Definition of audit. किसका डिस्कशन हो गया अपना? ऑडिट की डेफिनेशन का। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अपन क्या करेंगे आज, अपन कुछ नोट तो कर नहीं पाए, बट डिस्पाइट दैट पर्टिकुलर फैक्ट व्हाट वी विल डू नाउ इज, यहाँ पे मैंने अभी इस डेफिनेशन में एक आखिरी चीज और दिखा देता हूँ बस। ये पूरी डेफिनेशन कौन से वाले ऑडिट की है दोस्त? इंडिपेंडेंट। जो आईटीसी में मैं करता था वो इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं था, वो इंटरनल था। इंटरनल ऑडिट आपके कोर्स में सिर्फ शॉर्ट नोट है, यानी पूरा जो अपन ऑडिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें अपन कौन सा ऑडिट पढ़ रहे हैं? इंडिपेंडेंट ऑडिट, जिसमें आपको अपॉइंट किया है कि आप इंडिपेंडेंटली चेक करो और गलती है तो रिपोर्ट करो, ताकि स्टेक होल्डर्स आपकी रिपोर्ट पे रिलाई करके डिसीजन ले पाए। यानी इंटरनल ऑडिट हमारे लिए सिर्फ एक अलग से शॉर्ट नोट है। इसलिए नॉर्मली स्टूडेंट ऑडिट का मतलब ही क्या समझता है? एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट, पर ऐसा नहीं है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए टाइप्स ऑफ ऑडिट तो हमें लिखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट और इंडिपेंडेंट ऑडिट। आया भी समझ में? और अश्योरेंस क्या होता है? तो ऑडिट से हम एक तरह का अश्योरेंस देते हैं, जिसे रीजनेबल अश्योरेंस बोलते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। रिव्यू होता है जिसमें हम मॉडरेट अश्योरेंस देते हैं। सर्टिफिकेशन मतलब 100% तरह का। तो अश्योरेंस अलग अलग तरह के होते हैं, टाइप्स होते हैं। ऑडिट इज वन टाइप ऑफ assurance. There are more types of assurances. तो we will come to that particular aspect also. ठीक है। तो अब डेफिनेशन तो एक काम करेंगे अपन कल नोट कर लेंगे, है जी। कल मैं आपको नोट करके आज जितनी बातें करी है उसका मैं एक आपको छोटा सा ब्रीफिंग भी नोट करा दूंगा कल, ताकि अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी विल ऑल्सो डिस्कस इज, थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए आई एम नॉट टेकिंग अप दैट पर्टिकुलर थिंग नाउ। मुझे एक्चुअली आज जो बताना था, जो आज अपन नहीं कर पाए डिस्कस, नो प्रॉब्लम, वाज बेसिकली आपका कोर्स कंटेंट। अभी आपने देखा होगा तो इंस्टीट्यूट ने 2020 के लिए नए स्टडी मटेरियल आपके बना दिए। आप इंस्टीट्यूट की अगर वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट में यू विल फाइंड कि इंस्टीट्यूट हैज बेसिकली कम अप विद न्यू स्टडी मटेरियल। लेट मी शो यू। ये आपकी इंस्टीट्यूट की साइट। इसमें जब आप स्टूडेंट सेक्शन में जाओगे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, इंटरमीडिएट कोर्स, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, स्टडी मटेरियल, देखो आप सबसे ऊपर लिखा है स्टडी मटेरियल फॉर नवंबर 2019 एग्जामिनेशन,
और सबसे नीचे देखिए स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 2020 एग्जामिनेशन, और ऐसा उन्होंने किसके लिए किया है? सभी सब्जेक्ट के लिए, यानी 2020 के आपके सारे मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट ने अपडेट कर दिए। हालांकि ऑडिट का अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो ऑडिट के मॉड्यूल में उन्होंने अभी भी कोई अपडेशन नहीं किया है, तो उन्होंने दे तो दिया है यहाँ पे, बट इफ यू सी बेसिकली दे हैव गिवन एडिशन ऑफ जुलाई 2019, बट जब आप अंदर कंटेंट देखने जाओगे तो आपको कंटेंट में क्या मिलेगा? सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में दे हैव डन सम चेंजेस, कुछ क्वेश्चन आंसर्स चेंज किए, और कंपनीज एक्ट में जहां जहां कुछ चेंजेस आए थे उनके अमेंडमेंट यहाँ पर उन्होंने अपडेट किया। इसके अलावा उसमें कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है। जैसे एडवांस अकाउंट्स में आप जाओगे तो वहां पे कुछ चैप्टर आपके डिलीट हुए, तो वहां पे चैप्टर के चैप्टर चेंज हो गए, लेकिन ऑडिट में नहीं हुए। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे लेटेस्ट मॉड्यूल? ये यहाँ पे एडिशन मिलता है आपको। तो जुलाई 2019 इज द लेटेस्ट एडिशन एप्लीकेबल फॉर May 20। तो जो आपको यहाँ पे किताबें, मटेरियल, बुक्स वगैरह मिलेंगी वो सब कौन सी मिलेंगी? एज पर दिस एडिशन, यानी जो इंस्टीट्यूट का May 2020 और नवंबर 2020 का जो एडिशन है उसके बेसिस पे मिलेंगे, और उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अमेंडमेंट्स आपके साथ शेयर करते जाते हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स, आई एम जस्ट गिविंग यू अ आइडिया नाउ। जो शुरू के 2 पेज अपन ने छोड़े उसमें क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द बैच, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमें समवेयर अराउंड 55 लेक्चर्स लगेंगे पूरा ऑडिट कंप्लीट करने में, ठीक है। और ये 55 लेक्चर्स में जो हमारा सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर होगा, जिसको आज ब्रीफली अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में वी विल स्टडी कंपनी ऑडिट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एसेस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देन वी विल डिस्कस ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का आपका एक चैप्टर है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्पेशल ऑडिट, जिसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, होटल्स, एनजीओज, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म, ऐसे स्पेसिफिक टाइप की एंटिटीज के ऑडिट होते हैं। वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है? सबसे ज्यादा वेटेज आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न मैं बता देता हूँ। चलो है क्या, आप 5 मिनट तो मैं बता ही दूँ, चलेगा? चलो तो अभी डिस्कस कर, एग्जाम पेपर के पैटर्न से समझा देता हूँ आपको। यू बेसिकली गेट 30 मार्क्स ऑफ व्हाट? MCQs, and you get 70 marks of descriptive questions. Descriptive questions कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 14 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करना है आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। इसका मतलब अगर अपन बात करें तो टोटल हमारे पास करने के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए 5 होंगे। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, दिस इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, और क्वेश्चन नंबर 6 में से आप कोई भी, तो आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस यू कैन डू एनी 4 ऑफ देम, ठीक है। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रेकअप दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी आता है, इसमें 2 मार्क के 7 क्वेश्चन करना होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन नंबर 2 to 6 जो आते हैं, ये सारे क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होते हैं। एवरी क्वेश्चन हैज 4 पार्ट्स, और एक पार्ट 4 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, 3 मार्क का होता है। फिक्स है ये, यानी टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 20 क्वेश्चंस,
सही बोल रहा हूँ? और यहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 8 क्वेश्चंस, और एमसीक्यू अलग। एमसीक्यू 1 मार्क के भी आते हैं और 2 मार्क के भी आते हैं। तो अब अगर मैं एमसीक्यू की बात नहीं करूं और डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, तो देखो डिस्क्रिप्टिव में टोटल इंस्टीट्यूट कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 प्लस 8 क्वेश्चन 2 मार्क वाले, 28 क्वेश्चन का मतलब इंस्टीट्यूट आपसे 28 अलग अलग टॉपिक्स टेस्ट कर सकता है। यहीं से ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनती है, और यही कारण है जो स्टूडेंट समझता नहीं है, और इस कारण से ऑडिट के पेपर में उसको प्रॉब्लम होती है। अब इस बार के स्टूडेंट से बात करिएगा जिन्होंने ऑडिट के पेपर दिए, and a lot of them had tough time. I have got students review from our students, and they have told कि सर we were able to do, but general overall बाहर निकलने के बाद माहौल कुछ ऐसा था कि यार पेपर इतना सही नहीं गया। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। उसका कारण है, टॉपिक्स देखिए आपने क्या है, इंट्रोडक्शन तो आप अलग कर दीजिए, चलो ये तो समझने वाला हो गया। बेसिकली ये 4 टॉपिक्स है, वेटेज समझो आप, उससे समझ में आएगा आपको। और इसलिए मैं हमेशा पहले दिन क्लास में ये समझाता हूँ, ताकि स्टूडेंट का एक ओरिएंटेशन तो बने क्या पढ़ना है और एग्जाम में उसका क्या इम्पैक्ट है। भाई अपन मंजिल से शुरुआत करेंगे तो रास्ता साफ साफ दिखेगा ना। अपन रास्ते पे ही चलते रहेंगे और आखिरी दिन मालूम पड़ेगा कि भैया मंजिल में ये ऐसा है, तो क्या फायदा उसका। आप देखिए यहाँ पे, दिस इज आई हैव, मैं हर बार जितने पेपर आते हैं हर पेपर का मैं ऐसा एनालिसिस बनाता हूँ, और ये मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि अपन ये देखें कि भाई अपने स्टडी मटेरियल अपन जो बना रहे हैं, हम जो क्लास में कवर कर रहे हैं, क्या वो एज पर एग्जाम पैटर्न है या नहीं है, और कहीं मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो करें। ये आपके टोटल डिस्क्रिप्टिव कितने क्वेश्चंस बोले मैंने, 6, जिसमें से आपको करना कितने, 5। पहला वाला तो आपका कंपलसरी हो गया, 2 मार्क वाले करेक्ट इनकरेक्ट वाले, बचे आपके 5 जिसमें से आप करोगे 4। सब में मैंने क्या बोला, कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट, 4 4 3 3। अब आप देखो मैंने कलर वाइज दे रखा है इसमें। ऐसे यानी एक टॉपिक है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वैसे ऑडिट के स्टैंडर्ड होते हैं। कंपनी ऑडिट आपका एक टॉपिक है जिसमें कंपनीज एक्ट से रिलेटेड आपके ऑडिट के प्रोविजन है चैप्टर 10 के। देन यू हैव ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देन यू हैव स्पेशल एंटिटी ऑडिट। मेजॉरिटी जगह पर क्या होता है दोस्तों, मेजॉरिटी प्लेसेस मैक्सिमम टाइम is spent on audit of items of financial statements, special entity audit, then company audit, and then standards on auditing। क्योंकि स्टैंडर्ड्स टेक्निकली सबसे डिफिकल्ट चीज है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो। आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, बट आई हैव सीन स्टडी मटेरियल ऑफ सर्टन किताबें हैं ऐसी जिसमें ऐसे 240 फ्रॉड्स 2 पेज में पूरा कवर कर दिया गया, और वो भी A5 छोटी साइज वाले। अपनी अगर किताबें देखेंगे तो आपको इन टोटल यू विल बेसिकली गेट दीज बुक्स, जिसमें एक आपकी ऐसी ये बुक होती है, इनफैक्ट मैं इसी में बता दूंगा, दिखेगी नहीं। तो एक चार्ट बुक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे इस तरह के आपको चार्ट्स मिलेंगे। ये कलर्ड बुक है और ये रिवीजन के लिए, आई विल एक्सप्लेन यू दैट कॉन्सेप्ट। फिर आपकी रेगुलर बुक होती है जिसमें व्हाट वी डू इज, तो दिस इज द काइंड ऑफ बुक विच यू गेट, जिसमें आई विल गिव यू 2 बुक्स। एक किताब होती है जिसमें अपन इस तरह से, ये मैंने प्रीवियस बैच में जो यूज़ की थी वो है ये, इस तरह से हर पर्टिकुलर ऐसे के ऊपर आपको क्या मिलेगा, यू विल बेसिकली गेट ऐसे जितने भी टॉपिक है, नॉट जस्ट स्टैंडर्ड्स, फॉर एवरी पर्टिकुलर टॉपिक देयर विल बी नोट्स गिवन इन दिस टेबुलर फॉर्मेट। और ये टेबुलर फॉर्मेट में नोट्स कैसे बनाए, जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपके टेबल के पहले वाले कॉलम में। अब जैसे ऐसे 240 का मैंने नाम लिया, ये फ्रॉड्स के ऊपर है, तो पहले कॉलम में इस पे ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और उसके सामने क्या क्या कंटेंट आना चाहिए, इससे अपन पूरा क्लास में पढ़ेंगे। इसमें इतना सारा कंटेंट है और इसको याद भी रखना है, तो ये टिपिकल है, इतना आसान नहीं है। एंड ऐसे 240 अगर आप देखोगे तो दिस इज इन टोटल रनिंग इनटू सम 9 पेजेस यहाँ पे, और ये एक एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, इफ यू सी दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, आप देखो ऐसे 240 के ऊपर ही 2 क्वेश्चन आ गए, और ये पूरे पेपर में आप देखो आपको ज्यादातर ब्लू 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 दिखेगा। तो अगर मैं सिनॉप्सिस बनाए यहाँ पे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का मैं सिनॉप्सिस बनाऊं, आप देखो 86 मार्क्स कैसे हुए समझ में आएंगे।
70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है, पर एक क्वेश्चन ऑप्शनल में आ गया आपके पास, तो 14 मार्क्स बढ़ गए 84, और एक 2 मार्क वाले में इंटरनल चॉइस, तो 86। 86 मार्क्स में से 50 मार्क के क्वेश्चन किसके हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो स्टूडेंट सबसे कम फोकस करके पढ़ता है। तब आप समझ लीजिए कि फिर प्रैक्टिकली उसका पेपर उसको डिस्टर्ब ही लगेगा। उसने सबसे ज्यादा टाइम किस पर दिया है? ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेशल ऑडिट। इनका है वेटेज, ऐसा नहीं है नहीं है, पर आप देखो डिफरेंस तो देखो। प्लस एमसीक्यू में भी आप देखोगे ना, तो आपको एमसीक्यू भी यू विल गेट गुड नंबर ऑफ एमसीक्यूज ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का है। तो क्योंकि क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस 20 डिस्क्रिप्टिव में बड़े वाले और 8 2-2 मार्क वाले आते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें इंस्टीट्यूट कवर कर लेता है, इसलिए छोड़ के नहीं जा सकते दोस्त। और अब इंस्टीट्यूट बड़ा अंदर अंदर से सवाल पूछता है, ऐसा नहीं है सरफेस से पूछ लेता है। न्यू कोर्स में तो ऐसे ही है, आईपीसीसी में सरफेस से आते थे क्वेश्चन, अभी ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले क्वेश्चन का ब्रेकअप दिया है, ये मैं अलग से हमेशा इसलिए देता हूँ क्योंकि जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है वो बोलता हूँ स्टूडेंट को बढ़िया तैयार करो, क्योंकि उसमें 2 में से 2 मिलते हैं। देखो आईसीआई कभी भी 4 मार्क वाले क्वेश्चन में 4 में से 4 नहीं देगा आपको, चेकिंग करने वाला 4 के 3 तो कर ही देगा, पर 2 वाले क्वेश्चन में पूरे 2 भी मिलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि ये कंपलसरी है आपको और ये अच्छे से करना है, क्योंकि ये इसमें एक इंटरनल चॉइस भी है। तो ये वाले क्वेश्चन में आप समझो, अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लिए, 30 मार्क के एमसीक्यू हैं, आप 25 प्लस वहां स्कोर कर लिए, और ये 16 मार्क 14 मार्क का आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने 10 प्लस स्कोर कर लिया, तो आप प्रैक्टिकली समझिए 35 तो आप सिर्फ 44 मार्क्स के पेपर से ही ले आए। फिर बचे हुए से आपको 60 क्रॉस करने में दिक्कत नहीं आएगी, पर ये लाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। क्या करके? हर टॉपिक पढ़ के। आप कुछ भी टॉपिक छोड़ के जाओगे तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज वाई ऑडिट का इंटर का सिलेबस ऐसा है कि आपको सारे टॉपिक्स पे जितना समय जरूरी है पूरा दे के पढ़ना पड़ेगा। अपन ऐसा नहीं पढ़ सकते कहीं कम कहीं ज्यादा। और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। न्यू कोर्स में तो आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस उसके ऊपर बेस्ड है, आपके पूरा पेपर उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये थोड़ा सा समझ में आया आपको पेपर कैसा आता है ना, कैसे क्वेश्चंस हैं। तो इसके बेसिस पे व्हाट वी हैव डन इज, आपको बुक्स क्या क्या मिलेंगी, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट, ठीक है। एक आपको बेसिक बुक मिलेगी जिसको हम लोग ऑडिट एंड एश्योरेंस की बुक बोलते हैं। एक एसेस की मेरी पूरी अलग बुक देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अपना अच्छा खासा इंपॉर्टेंस वेटेज रहेगा एसेस का। और एक मिलेगी आपको क्वेश्चन बैंक का। तो व्हाट आई डू इज, अपन क्लास में क्या करेंगे, एंड एक और है आपकी जिसमें आपके रिवीजन के चार्ट्स होंगे। ये बेसिकली सिर्फ कंपनी ऑडिट और एसेस के, क्योंकि बाकी थ्योरी टॉपिक है उसके मैं पीपीटीज यूज करता हूँ यहाँ पे, वो मैं आपके साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर करूँगा, है ना। और एक आपकी एमसीक्यू की बुक हो गई। स्टूडेंट बोलता है सर एक सब्जेक्ट में इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ेंगे। मेरे को दिक्कत नहीं है, अपने को करना है तो इन सबको मिला के एक किताब बना दें, क्या प्रॉब्लम है। अलग दे रहे हैं तो अच्छा है, और एक कर दें। वो इतनी भारी किताब है कि आपका मनोबल ही खत्म हो जाएगा। अभी आपको क्या लगता है, चलो यार ये किताब है अपनी 100 बनने की 150 बनने की ली और अपन ने खत्म करना है इसको, चलो कर दो। तो दिखने में ज़्यादा लगती है, बट प्रैक्टिकली स्कोप आपका कंप्लीट होते जाता है। इट्स लाइक 50 ओवर में 350 रन बनाना है, नहीं बन पाएंगे। पर आप सोचो शुरू के 10 ओवर में 80 रन बनाना है, अगले 20 ओवर में फिर मुझे 150 रन बनाना है, वो कंपेरेटिवली आसान टारगेट। तो ये आपको किताबें मिलेंगी। ये 2 किताब में आपका पूरा थ्योरी कंटेंट कवर हो जाएगा। क्लास में आप ये समझो कि अगर अपन सपोज 1 आवर 45 मिनट्स के 55 वर्ड लेक्चर्स लेंगे, है ना, प्लस माइनस 3 लेक्चर हो सकते हैं। तो रफली अगर अपन देखें तो अपने कहीं सब मिला जुला के टोटल नंबर ऑफ आवर्स अपने कुछ 90 के आसपास हो जाते हैं। 90 आवर्स में से आप ये ले लो कि क्लास में ऑलमोस्ट 25 आवर्स वी स्पेंड ऑन क्वेश्चंस। मतलब समझे मैंने क्या बोला। क्लास में मैं क्वेश्चंस खूब कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है चीज़ों को समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम अलग अलग चीज़ है। समझने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, पर ऐसा नहीं है समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि एक बेसिक डिफरेंस समझना, ओरली समझाया जाता है पर क्वेश्चन कोई ओरली पढ़ता नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि यार क्लास में जब क्वेश्चन होते हैं तो मुझसे हो जाते हैं, पर मैं खुद करता हूं तो नहीं होते हैं, तो बेसिक प्रॉब्लम समझो, आपको कोई समझा रहा है तो आपसे हो रहे हैं, पर आपको खुद पढ़ के नहीं हो रहा है। लिखी हुई चीजों को पढ़ने में डेफिनेटली उतने भाव एक्सप्लेनेशन नहीं आते जितने ओरली आते हैं।
तो वो कैसे आएंगे? प्रैक्टिस कर करके। आपको समझना पड़ेगा कि यार ये जो लिखा है ये क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझ ही नहीं पाता है पूछ क्या रहा है। और ऑडिट के पेपर में जो कम स्कोर आते हैं ना, हम जब कॉपीज देखते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मार्क्स कम मिल रहे हैं। जो एक मानसिकता बनी हुई है कि यार राइटिंग खूब करो ना तो ऑडिट में मार्क्स आ जाएंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट के मार्क्स कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके 40% क्वेश्चन में 0 या 1 मिलता है उनको। ये फैक्ट है। उसको आता ही नहीं है वो आंसर, तो उसको 0 मिल गया। अब आप सोचो कि अगर आपके 20 में से अगर आपके 8 क्वेश्चन में आप 0 या 1 लेके आए तो बाकी 12 क्वेश्चन में आप कितना स्कोर कर लोगे? तो प्रॉब्लम क्या है? कंटेंट की ज़्यादा बड़ी है रादर देन राइटिंग की। और राइटिंग एक चीज़ समझना दोस्तों, ग्रामर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट इंप्रूव हो जाएगी या लिख लिख के इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इतना कोर्स छोटा नहीं है कि अपन लिख लिख के पूरा तैयार कर लो। जो लिख लिख के तैयार करते हैं वो सिलेक्टिव पढ़ाई ही करते हैं हमेशा। उनका मटेरियल और अपना मटेरियल उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कंटेंट की कवरेज क्या है। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, अपने को कोई गलत नोशन में नहीं जाना है सिलेक्टिव स्टडी का। अपने को डिटेल स्टडी करनी है और अपनी एक पैटर्न है सेट जिससे आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। ठीक है, तो वी विल सॉल्व दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और इसके साथ में जो भी मैं डेली यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आज जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ इसमें, ये सब आपको मैं डेली बेसिस पे एक LMS है अपना, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अपनी फास्ट की एक वेबसाइट है fast.edu.in। आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन मिलता है आपको। अभी आपको एक कॉमन यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, हर स्टूडेंट का स्पेसिफिक अलग अलग साइट अंडर डेवलपमेंट है, फिर देंगे। आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे। अभी ओपन होने में टाइम लग रहा है, मैंने खोल के रखा है यहाँ पे। तो ऐसी एक स्क्रीन आएगी यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद। इस स्क्रीन में आप LMS पे क्लिक कर दीजिएगा। व्हेन यू गो टू LMS, ऐसे डेट वाइज, एक पुराना कोई ऐसे टेम्पररी आईडी बनाया है जो मैंने, तो उसमें आपको डेट वाइज आपके सब्जेक्ट, टॉपिक, बोर्ड नोट्स बोलते हैं, जो मैंने आज आपको पढ़ाया, जो मैंने PDF बनाई पूरी, वो पूरी की पूरी यहाँ अपलोड होगी। आप इसको यहाँ डाउनलोड करके रख सकते हैं। वीडियो वाले हमारे बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद लेक्चर्स लेते हैं, वो इन सारी PDF का डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के बंच बना लेते हैं। फिर बढ़िया वो वीडियो लेक्चर चालू कर देते हैं और चालू करके बोलते हैं हाँ सर बोलो, यहाँ से हम ऑडिट कर रहे हैं, और वो उसी में मार्किंग कर लेते हैं। अपने को ऐसा करना सिर्फ तब है जब अपने पास टाइम की कमी है, अदरवाइज आप सिस्टमेटिकली कॉपी बना के चीज़ों को पढ़िए। यहीं से हम आपको अमेंडमेंट भी शेयर करेंगे। तो सपोज कोई अमेंडमेंट आ गया या RTP में हमें लगा कि यार कोई अच्छा क्वेश्चन नया आ गया है, तो कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा मटेरियल है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर। तो आपने लॉगिन किया और ऊपर आ जाएगा फॉर May 2020 अटेम्प्ट एडिशनल क्वेश्चन बैंक, तो आप उसको डाउनलोड करके आप सॉल्व कर लो। तो क्लास के बाद भी आप क्या रहोगे, थोड़ा सा टच में और कनेक्शन में रहोगे। इस तरह से अपन चीज़ें मैनेज करेंगे। क्लास में हमारा सीक्वेंस मैंने बता दिया क्या रहेगा। टेस्ट की अब हम अलग से एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके बारे में अपनी जैसी ऐसी क्लास होती जाएगी फिर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। मटेरियल मैंने आपको समझा दिया। रिवीजन का भी मैं बता दूं, पढ़ाई कैसे करना है बहुत ही क्विकली। जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपका ध्यान याद करने में नहीं होगा। आप मेजॉरिटी रैंकर से बात कर लेना, उनसे पूछना, फाइनल के जो रैंकर, IPCC के रैंकर जो फाइनल में जाते हैं, फाइनल में रैंक लाते हैं, मेजॉरिटी लोग जब पढ़ते हैं तो याद करने पे समय नहीं लगाते। वो समझ लेते हैं, हर जगह नोट बना लेते हैं कि सारी चीज़ें आ जाए। और वो याद कब करते हैं? एग्जाम से 1 महीने पहले, क्योंकि अभी याद करने में समय खूब जाएगा और फिर वापस भूल जाओगे। तो अभी सिर्फ समझो चीज़ों को बहुत अच्छे से कि कोई भी चीज़ मैं पढ़ूंगा तो दिमाग में आएगी। टेस्ट जब है तब वापस सारी चीज़ें पढ़ के आओ, याद करके आओ, दो, फिर भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम से 1 महीने पहले जब रिवीजन होएगा ना, उस समय चीज़ों को याद करने की कोशिश करना, वो सफिशिएंट है। कई स्टूडेंट आज बैच शुरू हुई है, अगले दिन से ही अपनी क्लास में चीज़ें चल रही, याद करने पे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा भूल जाओगे, याद रह ही नहीं सकता है। मैंने कोई चीज़ 2 साल पहले पढ़ाई है, पूरी तैयारी करके 2 साल बाद आप पूछो मुझको पूरी याद रहेगी? नहीं रहेगी। तो अगर आपके एग्जाम्स बाद में आ रहे हैं और आप तो लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ा नहीं रहे हो, तो आपका रिटेंशन तो और कम होगा। तो बार बार पढ़ने से ऐसा नहीं है कि रिटेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, वो तो समय के साथ साथ आदमी भूलता ही है। आपको एग्जाम के 1 महीने पहले याद करने पे ध्यान देना है। अभी चीज़ें समझ लो। क्लास के साथ ऐसा होना चाहिए कि आपकी क्लास की सारी किताब की एक एक मटेरियल, एक एक पन्ने पे आपकी पूरी मार्किंग हो जाना चाहिए, एक एक टर्म आपको आना चाहिए। ठीक है, और आखिरी बात, ICI का मॉड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ICI के मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपनी किताब में कहाँ दिए हुए हैं, मैंने ऐसा एक एक्सेल शीट बना दी है।
तो वो पर्टिकुलर एक्सेल शीट में आपको एग्जैक्टली क्या मिल जाएगा। जैसे ये इस तरह की एक्सेल शीट है जिसमें आपको एग्जैक्टली यू विल गेट कि ये हमारा पर्टिकुलर चैप्टर है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अपनी जो किताब है ये किताब में ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे कैसे दिया हुआ है, ये तो हालांकि फाइनल का खुल गया, ऐसा आपको इंटर का भी मिल जाएगा। यानी आपके पूरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस अपनी किताब में भी कवर होंगे और अपन उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आपको वो मॉड्यूल की टेंशन नहीं है, बट इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझदार स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को देखता ही देखता है, इसलिए हमने ऐसी मैपिंग कर दी है कि आपको अपनी किताब में वहाँ का मॉड्यूल का सारा कंटेंट मिल जाए। आपको कभी लगे कि नहीं यार फिर भी मॉड्यूल देखना है, तो आपको एक रेफरेंसर भी मिल जाए, तो डुप्लीकेशन नहीं हो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले जब आपको 1 डे में सब रिवाइज करना है तो आपको मालूम है एग्जैक्टली ये मटीरियल है जो मुझे पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है अपना। कल से अपन अपना पहला चैप्टर शुरू कर देंगे, कॉपीज वगैरह आप लोग लेके आइएगा, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। ओके, चलो, थैंक यू।